ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो जिन बच्चों ने कल पेपर दिए और उससे पहले जिनका पेपर हुआ, उम्मीद करता हूँ कि उनका बहुत अच्छा हुआ होगा। और जिनके पेपर कल हैं, आने वाले टाइम में हैं, 17 तक हैं, उनके लिए हमारी एक नसीहत है कि मेरे इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इसमें मैं एक साथ 4 पेपर के सॉल्यूशन आपके लिए लेके आया हूँ। तो आपको ट्रेंड पता लगेगा कि किस तरह से एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं। और मेरे पिछले एक वीक के जो वीडियोस हैं, 10 दिन के जो वीडियोस हैं, वो टोटली फर्स्ट ग्रेड पे फोकस है। सब कुछ उन्हीं के इर्द गिर्द पूछा जा रहा है। तो वो आपके लिए इतनी बेहतरीन चीज़ है कि आपको उसको जरूर देखना है। पुराने वीडियो जरूर देखना। आप जहाँ भी जा रहे हैं, रास्ते में, गाड़ी में, ट्रेन में, बस में, एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, तो आप इसको जरूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें। ओके, तो चलिए वक्त बिल्कुल ज़ाया नहीं करते हुए हम शुरू करते हैं ये वाला सॉल्यूशन। चलिए, ये कॉमर्स का पेपर है दरअसल, और इसमें किसी में 20, किसी में 25 प्रश्न आ रहे हैं साइकोलॉजी के। और आपको पता है कंप्यूटर की चीज़ें बहुत कम आ रही हैं और पेडागोजी काफ़ी आ रही है, ज़्यादा आ रही है। और अच्छी बात भी है, महत्वपूर्ण चीज़ें भी हैं जो आपको औरों से अलग करेंगी अगर आप हमारे स्टूडेंट रहे हैं तो। चलिए, तो कॉमर्स में पहला सवाल था 6 नंबर पे, तो 6 नंबर पे चलते हैं। देखो, हर एक चीज़, अगर आपने हमारी फर्स्ट ग्रेड की बुक पढ़ी है और हमारे वीडियोस को देखा है, तो मुझे नहीं लगता कि एक या दो प्रश्नों को छोड़ के, वो तो किसी को नहीं आते, आप नहीं कर सकते हैं, आप पूरे के पूरे नंबर ला सकते हैं। चलिए, 6 नंबर का प्रश्न देखें। शैक्षिक मनोविज्ञान निश्चित रूप से मनोविज्ञान के वह शाखा है जो डैश के कारणों में प्रमुखता से सहायता करती है। शिक्षण और प्रेरणा, व्यक्तित्व और सीखना, शिक्षण और अधिगम। तो हम सब जानते हैं स्किनर की परिभाषा, वहीं से सवाल लिया गया था, टीचिंग एंड लर्निंग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, शिक्षण और अधिगम। 7वां प्रश्न देखें। निम्न में कौन सा प्रतिमान शिक्षक को विषय वस्तु की गहनता की ओर अग्रसर करता है? मैंने सारे प्रतिमान पढ़ाए हैं आपको, उनसे बाहर एक भी चीज नहीं जा रही है। डेप्थ ऑफ कंटेंट में कौन ले जाता है? इंक्वायरी मॉडल, पूछताछ प्रतिमान, या निष्प्रति प्रत्यय प्रतिमान, देखो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट इंग्लिश वाला जरूर देखना, या एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, या फिर इंटरेक्शन एनालिसिस मॉडल। तो आपको याद है हमने आपको इंक्वायरी मॉडल सचमैन वाला पढ़ाया था, उसमें अभी भी है चैनल पे। तो उसमें यह बताया था कि इसमें कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसमें तो हाउ टू इंक्वायरी इंपॉर्टेंट है। प्रशिक्षण दिया जाता है इस बात का कि हम इंक्वायरी कैसे करें, पूछताछ की प्रक्रिया में ट्रेंड किया जाता है बच्चों को, लिहाजा ये नहीं होगा। ठीक है। एडवांस ऑर्गेनाइजर आपको पता है मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग है, ये बात अच्छी है, लेकिन इसका आंसर होगा कॉन्सेप्ट अटेनमेंट, जिसमें हम कॉन्सेप्ट को अटेन करते हैं और हम डीपली चीज़ों को पढ़ते हैं। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। सॉरी, 6-7 के बाद अगला प्रश्न है 9 नंबर देखिए। व्यक्तियों की भावनाओं, प्रवृत्तियों एवं इच्छाओं पर आधारित जिन परिवर्तनों का प्रतिरोध होता है वे डैश क्या कहलाते हैं? यानी इसमें क्या क्या है देखिए, इमोशंस, टेंडेंसीज, एक्सपेक्टेशंस। ये आर्थिक कारण है, तकनीकी कारण है, मनोवैज्ञानिक कारण है, या फिर सामाजिक कारण है? तो प्रवृत्तियां, भावनाएं, इच्छाएं जहां भी आए वहां बोलोगे मनोवैज्ञानिक कारण, साइकोलॉजिकल कॉजेज हैं ये। नेक्स्ट, 9 के बाद अगला प्रश्न है 13-19, तो 13 पे चलते हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र में सम्मिलित है। शैक्षिक मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र में सम्मिलित है। मेन एरिया कौन सा है? हमने अपनी बुक में एकदम क्लियर लिखा है, आपको पता है क्या क्या होता है? सबसे पहले होता है लर्नर, अधिगम करता, उसके बाद होता है अधिगम परिस्थिति, अधिगम प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस, उसके बाद होती है लर्निंग सिचुएशन। 6 मुख्य क्षेत्र बताए थे, आपको याद है? मैंने इसका मेरे चैनल पे वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा तो बड़ी बेवकूफ़ी की आपने। अधिगम करता पहला, अधिगम प्रक्रिया दूसरा, अधिगम परिस्थिति तीसरा, शिक्षण परिस्थिति चौथा, अधिगम का निष्पादन व मूल्यांकन पांचवा, और शिक्षक छठा। तो इसमें लर्नर है, अधिगम करने वाला, अधिगम की प्रक्रिया है, अधिगम की स्थिति है, समाजनीय है, लिहाजा BCD राइट आंसर होगा। एक और चीज पूछी जाती है परीक्षा में, पूछी गई है इसी में अगले पेपर में आप देखोगे उसको कि साहब अधिगमकर्ता में क्या होता है। अधिगमकर्ता में हम जानते हैं एक बालक की स्टाइल क्या है, उसकी जन्मजात क्षमताएं क्या हैं, उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैसे हैं, उसमें डेवलपमेंट और ग्रोथ की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, किशोरावस्था तक की बात की जाती है। 2 नंबर पे लर्निंग प्रोसेस, अधिगम प्रक्रिया में क्या होता है? अधिगम प्रक्रिया में हमारी संज्ञानात्मक क्षमताओं की बात होती है, जिनमें आपका कॉन्सेप्ट, थिंकिंग, समस्या समाधान, अधिगम का हस्तांतरण, विस्मृति, मेमोरी, प्रत्यक्षीकरण, ये सब आते हैं। तीसरा जो क्षेत्र है वो है अधिगम परिस्थिति, और अधिगम परिस्थिति में कक्षा कक्ष में ग्रुप डायनेमिक्स जो यूज करते हैं, कक्षा कक्ष का माहौल, कक्षा में निर्देशन, परामर्श आदि चीजें आती हैं। और चौथा जो है टीचिंग सिचुएशंस, टीचिंग सिचुएशन में इस बात का जिक्र होता है कि अधिगमकर्ता की विशेषताओं के आधार पर किस विषय में किस प्रकार की एड्स उसको दी जाए। मूल्यांकन का निष्पादन और शिक्षक तो आप जानते ही हैं। इसका आंसर हो गया BCD। अगला प्रश्न, किसी ने कमेंट किया था कि सर आवाज कम इसलिए मैं नहीं देखती या नहीं देखता, तो मत देखो,
पेपर में तो, परीक्षा में तो हमारा चेहरा नज़र आता ही है। नहीं देखते तो आप मत देखो, क्योंकि मेरे पास, आपको क्या बताऊँ मैं, ओके, इस मोबाइल से मैं कितना परेशान होता हूँ, फिर भी मैं बनाता हूँ आपके लिए। ओके, 13 के बाद 19, 19th प्रश्न देखिए, 19वां, और वो है, ओहो, क्रियात्मक संगठन के जन्म का श्रेय किसको दिया जाता है? चूंकि ये स्कूल मैनेजमेंट की बात है, इसलिए FW टेलर, याद रखना, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन दिया था FW टेलर ने। 19 के बाद फिर अगला सवाल है 38 पे, तो सीधे चलते हैं 38 पे। एक एक प्रश्न आपकी जिंदगी बना सकता है, मैं आपको बार बार कहता हूं। और जो पहली बार देख रहे हैं मासूम से बच्चे, वो जल्दी से इसको रोक के सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत काम का चैनल है। और शेयर भी करें आप, तो हमको मज़ा आएगा। चलिए साहब, 38 देखिए, बहुत प्यारा सा प्रश्न था। अब आप ये नहीं कह सकते कि साहब सेल्फ कॉन्सेप्ट तो सेकंड ग्रेड का टॉपिक है, दिया है इन्होंने तो दिया है। प्रत्येक व्यक्ति की एक आत्म छवि होती है, शब्द देखना, सेल्फ इमेज, कार्ल रोजर्स वाली बातें याद है आपको? सेल्फ इमेज होती है, इसमें क्या है? इसमें एक्सपेक्टेड सेल्फ कॉन्सेप्ट है, या आइडियल सेल्फ कॉन्सेप्ट है, या एक्चुअल सेल्फ कॉन्सेप्ट है, या अब्रप्ट सेल्फ कॉन्सेप्ट है, अपेक्षित आत्म अवधारणा है कि आदर्श या वास्तविक या एकाएक। तो देखो, मैंने आपको जो क्लू दिए हैं उस पर भी अगर आप चलते हो तो आपके बहुत से प्रश्न सही हो सकते हैं। जैसे अपेक्षित और आदर्श एक ही बात होती है, दोनों एक जैसे हैं, लिहाजा आंसर नहीं होगा। व्यक्ति अपनी सेल्फ इमेज जो होती है ना, वो एक्चुअल सेल्फ कॉन्सेप्ट है उसका। कार्ल रोजर्स ने बताया था ना कि साहब, एक तो होती है सेल्फ इमेज, एक होता है ईगो आइडल या आइडल सेल्फ, या जो हम आदर्श देखते हैं। तो दोनों में जितना अधिक, दोनों में एक जैसी स्थिति होगी, वहां पे ठीक रहेगा। दोनों में जितना अधिक दूरी होगी, व्यक्ति को उतनी टेंशन होगी, उतना ही इसका उसका नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट बनेगा। ठीक है, तो याद रखना, एक्चुअल सेल्फ के साथ संबंध है आत्म छवि का, एक्चुअल सेल्फ के साथ संबंध है सेल्फ इमेज का। ठीक है, आइडल तो क्या है? आइडल, एक्सपेक्टेड और आइडल तो क्या है? ये तो है ईगो आइडल, ठीक है, या आइडल सेल्फ, ये शब्द याद रखना। चलिए नेक्स्ट, 39 का, किसी, ओके परिभाषा नहीं, 40th का। 39 के बाद अगला था 40th, ये स्टेटमेंट देखना है परिभाषा का आपको किसने दिया। 39 के बाद 45 पे चलता है। अगला 45 पे है, और वो है, बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न था, स्व जागरूकता, स्व नियमन, प्रेरणा, परानुभूति और सामाजिक कौशल, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी, सोशल स्किल। बुद्धि के मूल घटक किसके हैं? सांवेगिक बुद्धि के हैं साहब, इमोशनल इंटेलिजेंस के हैं। और 5 घटक दिए हैं डेनियल गोलमैन ने। मिश्रित मॉडल में 4 घटक दिए हैं सेलोवी और मेयर ने एबिलिटी मॉडल में। इन पे भी प्रश्न आया है। संवेगात्मक बुद्धि पे पूरा मेरा एक वीडियो है, जाने आप क्यों नहीं देखते, उसको देखना। अभी मैंने लास्ट में अभिक्रमित अनुदेशन डाला था, संवेगात्मक बुद्धि डाली, उसके अलावा फर्स्ट पेपर का सोल्यूशन दिया था। जिन बच्चों का फर्स्ट पेपर नहीं हुआ अभी, तो मेरे पिछले सोल्यूशन को जरूर देख लें, फर्स्ट पेपर वाले को, बहुत काम करेगा आपके लिए। ओके, मैं आपको बता चुका हूँ कंस्ट्रक्टिविज्म में कितनी बेहतरीन चीज़ें आ रही हैं। आ रही है ना, हर पेपर में 2 से 3 सवाल आते हैं। तो इसमें प्रश्न पूछा गया है, अधिगम की ज्ञान रचनावाद अवधारणा को सर्वप्रथम किसने दिया? तो कंस्ट्रक्टिविज्म पियाजे ने दिया साहब। तो पियाजे के साथ यहाँ डीवी है, तो डीवी और पियाजे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आ गया 47 आ गया क्या, तो 39 के बाद 61 पे चलते हैं। 61, ओके 61, विकास, धारणा, कल्पना, तर्क और समस्या समाधान से संबंधित है। डैश, कौन सा डेवलपमेंट रिलेटेड है? परसेप्शन से, इमेजिनेशन से, रीजनिंग से और प्रॉब्लम सॉल्विंग से। तो आंख बंद करके मेरे हर बच्चे ने किया होगा, ये तो कॉग्निटिव एस्पेक्ट है साहब, ये तो संज्ञानात्मक है। संज्ञानात्मक, क्योंकि दिमाग वाली चीज़ों की बात हो रही है ना, संज्ञानात्मक। 61 के बाद अगला प्रश्न है 64। 64 बहुत आसान सा प्रश्न था हमारे लिए, आपके लिए, अगर आप हमारे बच्चे हैं तो। 11 माह की खुशी वस्तुओं को पहचानने, पकड़ने, मुंह में डालकर उनकी पहचान व अध्ययन करती है। जीन पियाजे के अनुसार वे कौन सी अवस्था है? तो संवेदी पेशी अवस्था है। वैसे भी 11 माह से आप आराम से आइडिया लगा सकते हैं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है 64 के बाद 69, 73, 69 पे चलते हैं। 69वां प्रश्न, और मैंने आपको कितनी बार बोला इसका फुल फॉर्म आएगा आएगा आएगा, आ गया ना। आईसीटी का मतलब है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है। उसके बाद 73, 86, 73 पे चलता है। 73 वाला प्रश्न है,
प्रणाली उपागम में सम्मिलित है, हम सब जानते हैं। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट तीनों इसमें दे रखे हैं, ठीक है। चौथा इन्वायरमेंट, परिवेश होता है, पर यहाँ फीडबैक है, ठीक है ना। तो क्राइटेरिया तो है नहीं, फीडबैक इसमें शामिल करेंगे हम। तो इसमें क्राइटेरिया आ गया, इसमें क्राइटेरिया आ गया, इसमें क्राइटेरिया आ गया। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब मानेंगे आप। इनपुट, प्रक्रिया, आउटपुट और प्रतिपुष्टि। 73 के बाद अगला प्रश्न है 86, 87, 88, 89। चार प्रश्न एक साथ आएंगे। 86 पे चलते हैं। 86 पे है मनरेगा। मनरेगा तो हर कोई जानता है, जानते हो ना, किया होगा आपने। 86 मानसिक स्वास्थ्य के संकेतकों में शामिल है। देखो कितना आसान पेपर है, कितनी चीज़ें आप अगर इस तरह से अप्रोच आपने डेवलप की तो बहुत आराम से कर भी सकते हो। मानसिक स्वास्थ्य के संकेतकों में शामिल है इमोशनल बैलेंस, संवेगात्मक संतुलन, अच्छी बात है। सेंस ऑफ ह्यूमर, बहुत अच्छी बात है। हास्य की भावना देख के आपको पता नहीं समझ में आए कि नहीं आए, पर सेंस ऑफ ह्यूमर पढ़ते तो बहुत आराम से समझ सकते थे। इंट्रिंसिक मोटिवेशन बहुत बेहतरीन बात है, लेकिन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के हम हमेशा खिलाफ रहे हैं और आपको भी बोलते हैं ये नहीं करना है, लिहाजा ABC जिसमें वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, ABC, A, B एंड C। 86 के बाद अगला सवाल अपना, ओके 87 किसी ने भेजा है मेरे को, किसी बच्चे ने, तो किस तरह से मेहनत की है उसने, देखो। 87 है शिक्षण प्रतिमान का कौन सा तत्व शिक्षण के उद्देश्यों से संबंधित है, हम आपको बता चुके हैं। फोकस, सिंटेक्स, सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम, चार मेन टीचिंग मॉडल के एलिमेंट हैं, तत्व हैं, और उनमें सबसे पहला जो फोकस है, केंद्रीय बिंदु, उसमें उद्देश्य का जिक्र होता है। सिंटेक्स में आपको पता है किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, और सपोर्ट, सोशल सिस्टम क्लास का इंटरेक्शन है, सपोर्ट सिस्टम कुछ दूसरी चीज़ें जो हेल्प करती हैं। तो केंद्रीय बिंदु इसका सही जवाब होगा, जाने हमने कितनी बार बताया है आपको। 87 के बाद 88 87 के बाद 88 आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाला घटक है। प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, सामाजिक संसाधन, उपरोक्त सभी हो गया। ये अपना साइकोलॉजी का प्रश्न नहीं है। 89 देखिए आप, 89 बहुत अच्छा प्रश्न है। अवांछित और समस्या व्यवहार का प्रभावी रूप से परिमार्जन डैश के सिद्धांत का उपयोग करके किया जा सकता है। अनडिजायर्ड बिहेवियर, याद है हम कितनी बार बोलते हैं डिजायरेबल बिहेवियर, अनडिजायरेबल बिहेवियर, रिवार्ड, पनिशमेंट, बिहेवियर मॉडिफिकेशन। तो जहां भी बिहेवियर मॉडिफिकेशन की बात आती है वो व्यवहारवाद की बात होती है। हालांकि पेवलो भी और दूसरे लोग भी इसको बताते हैं और स्किनर भी बताते हैं, पर बिहेवियर मॉडिफिकेशन वाले प्रश्न में हम जाएंगे स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग के साथ। आपका जवाब है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, स्किनर। पुनर्बलन के उचित उपयोग से वांछित अनुक्रिया को स्थायी करना, इसकी बड़ी बात है। इच्छित व्यवहार परिणामों के आधार पर मजबूत होता है, ये बड़ी बात है। स्पान ऑफ कंट्रोल तो आप जानते ही हो, ये कॉमर्स के हैं तो इनको हम नहीं ले रहे। उसके बाद आपका आएगा 92, 104, 92। बहुत आसान सा प्रश्न था। विकास के 3 चरण, पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक, जो अनैतिक और नैतिक के बीच अंतर करते हैं और नैतिक को चुनते हैं। सामाजिक है कि संज्ञानात्मक है कि शारीरिक है कि नैतिक है, तो ये तो कोलबर्ग साहब ने सबको बता रखा है, मोरल है, नैतिक है। नेक्स्ट 92 के बाद अगला प्रश्न आएगा 104, 107। 104 पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, साथियों, बच्चों, तुरंत सब्सक्राइब कर लो चैनल को, जितना शेयर करो उतना शेयर करो, लास्ट तक इसको देखना और पुरानी वीडियोस भी देखना जितना मौका मिले, क्योंकि लास्ट में यही चीज़ें आपके काम आएंगी। 104 पे चलते हैं। 104 पे है स्कूली छात्रों को, बहुत बढ़िया सा प्रश्न था, बहुत बढ़िया सा प्रश्न था। स्कूली छात्रों को विशेषज्ञ द्वारा दिया गया व्याख्यान। एक्सपर्ट जो लेक्चरर देता है बच्चों के सामने, वो क्या है? अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण है कि अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण है कि लोक संप्रेषण है कि अवाचिक संप्रेषण है? तो नॉन वर्बल तो है ही नहीं, लेक्चर दे रहा है, ठीक है। इंट्रापर्सनल हम आपको बता चुके हैं, सेल्फ कम्युनिकेशन हो सकता है, दूसरे में सेल्फ कम्युनिकेशन आ जाए। एक होता है व्यक्ति खुद से ही बात करता है, खुद हम जो खुद से सोचते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिए थे, उसमें याद है, डायरी लिखना, समस्या समाधान करना, सोचना, ये सब। इंटरपर्सनल आमने सामने का संप्रेषण होता है, जनरली टेलीफोन बात या 2 लोगों में होता है, पर 2 से अधिक लोग भी हो सकते हैं। खास बात ग्रुप कम्युनिकेशन, तीसरा मैंने आपको बताया था, एक निश्चित ग्रुप में होता है, तो ये ग्रुप कम्युनिकेशन का एग्जांपल था। लेकिन चूंकि ग्रुप कम्युनिकेशन इसमें है ही नहीं, तो हमको मास कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल में एक को चुनना होगा। मास में अनलिमिटेड होता है, असीमित, और यहाँ असीमित नहीं है, बल्कि 2 पक्ष हो गए, एक तो छात्र और एक शिक्षक, तो इसका जवाब अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण होगा। इसका जवाब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होगा। मैं आपको फिर बता दूं, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, मास और ग्रुप कम्युनिकेशन, 4 प्रकार जो बताए हैं, उसका मेरा वीडियो देखना, एक जरूर प्रश्न आपको मिल सकता है, मिलेगा। 104 के बाद में 107। 107
किसके द्वारा, देखो मैंने मेरे पिछले वीडियोस में, पिछले सोल्यूशन में आपको जो बताया था उसमें 2 से 3 प्रश्न आए हैं इन पेपर में। जो नई चीज़ें बताई थी उनकी बात कर रहा हूँ। जिक्सा हम सब जानते हैं, जिक्सा का जिक्र हमने किया था। इसके प्रतिपादक हैं इलियट एरनसन। एरनसन इलियट इसके प्रतिपादक हैं। ये जिग्सा है, जिग्सा। ओके। 107 के बाद अगला है 109। 109 में एक कक्षा के छात्रों की बुद्धि का औसत स्तर प्राप्त करना होगा तो मीन होगा साहब। मीन 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 मध्य। आपको पता है बहुलक में आवृत्ति की ली जाती है, मध्यिका में बॉटम से टॉप तक और टॉप से बॉटम तक जाते हैं। ज्योमेट्रिक मीन कुछ और होता है। 109 होना, 109 में राइट आंसर हो गया 1 नंबर मध्य। मध्य कर दिया। ओके। कौन सा था, कहाँ गया? यस, ये मध्य। 109 के बाद अगला था 111, 116। 111 पहले, उसके बाद 116 याद रखना। पर आप तो बताओगे कैसे मेरे को। ओके। 111, 111 पे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा संवर्धन मिश्रण का तत्व नहीं है? अच्छा, ये कॉमर्स का प्रश्न है। यानी इनमें से कौन सा प्रमोशन मिक्स का एक एलिमेंट नहीं है? तो पर्सनल सेलिंग भी होता है, सेल्स प्रमोशन होता है, एडवर्टाइज, ब्रांडिंग नहीं होती, ब्रांडिंग अलग चीज़ है। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न 111 के बाद में कॉमर्स का प्रश्न था। 116, 123, 116 पे चलते हैं। 116 बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। ये स्कूल मैनेजमेंट का प्रश्न है। प्रबंध का सार क्या है? तो कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन है, समन्वय के बिना कुछ नहीं है। इसके बाद में 116 के बाद में हम चलेंगे, अगला प्रश्न अपना आएगा 123, फिर 130। तो 123 पे चलते हैं। कारारोपण के सिद्धांत अपन को साइकोलॉजी में नहीं पढ़ने होते। 123 का बहुत आसान सा प्रश्न था। ट्रायल एंड एरर किसकी है? तो हम सब जानते हैं थॉर्नडाइक साहब की है। साहब थॉर्नडाइक ने दिया है प्रयास और त्रुटि अधिगम। उसके बाद 123 के बाद अगला प्रश्न अपना आएगा और वो है 130, 35, 42 और 43। 130 पे चलते हैं। 130 वाला प्रश्न देखिए, और वो है सीखने का। अभी मेरे को बहुत से बच्चों ने कमेंट करके पूछा था इसका जवाब, उससे पहले, परीक्षा से पहले, है ना। कौन सा नियम बताता है कि उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बीच संतुष्टि होती है तो संबंध की ताकत बढ़ जाती है? थॉर्नडाइक का मुख्य नियम याद है आपको? बिल्ली ने दरवाजा खोला, उसका प्रभावी कदम था, फिर उससे भोजन मिला, उससे भूख शांत हुई। तो हम आपको बताते हैं ना ऑफलाइन में भी कि साहब प्रभाव के नियम का ही दूसरा नाम संतोष व असंतोष का नियम है। संतुष्टि दे दिया, इसका मतलब प्रभाव का नियम राइट आंसर होगा। प्रभाव का नियम, सफलता ही सफलता का आधार है। कौन सा नियम? प्रभाव का नियम। ये आ सकता है, ध्यान रखना। ओके। उसके बाद में 130 के बाद में अगला 135, 135, 135 पे चलते हैं। किस प्रकार के विकास में आनुवंशिकता का अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव होता है? जाने कितनी बार ये सवाल पूछा जाता है और हमारे बच्चे आंख बंद करके करते हैं। सामाजिक में आनुवंशिकता नहीं है, परिवेश है। नैतिक में परिवेश है। शारीरिक और संज्ञानात्मक दोनों आनुवंशिकता से संबंधित हैं, पर दोनों में ज़्यादा बेहतर है संज्ञानात्मक, क्योंकि शारीरिक पे फिर भी चीज़ों का फर्क पड़ता है। संज्ञानात्मक आपकी मेमोरी कैसी है, परसेप्शन कैसा है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन की स्टाइल कैसी है, ये आपको जीन्स में मिलती है। लिहाजा सही जवाब है कॉग्निटिव या फिर संज्ञानात्मक। नेक्स्ट, इस पेपर का आखिरी सवाल, नहीं 142, 143, इस पेपर का सेकेंड लास्ट 142। एक आदर्श शिक्षण अधिगम सामग्री होनी चाहिए। एक आदर्श शिक्षण अधिगम सामग्री होनी चाहिए। रुचिपूर्ण, इंटरेस्टिंग बिल्कुल होनी चाहिए, सब इंटरेस्टिंग। इंफॉर्मेटिव बिल्कुल होनी चाहिए। रिजिड कभी नहीं होनी चाहिए, रिजिड नहीं होनी चाहिए। एक्यूरेट तो होनी चाहिए। तो रुचिपूर्ण भी होगी, सूचनात्मक भी होगी और सटीक भी होगी। ए बी डी, ए बी डी किस में है? ए बी एंड डी, दूसरा ऑप्शन राइट है। ए बी डी दूसरा ऑप्शन इसमें राइट है। उसके बाद में संयोगिक अनुभव अनुबंध होता है। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कॉमर्स का सवाल है, ये वैध होता है। देखो मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, क्लू देखो अपना। देखो इसमें आपको ये नहीं पता कि क्या पूछा क्या नहीं पूछा है, ठीक है। एक है अवैध और एक है व्यर्थ। एक है व्यर्थनीय, एक है वैध। इसका मतलब क्या हुआ? अवैध, व्यर्थनीय, व्यर्थ तीनों एक ही चीज़ें हैं, तो कभी आंसर नहीं हो सकता। जो ओड वन है वो आपका उत्तर होगा। ये अप्रोच लेके जाना परीक्षा में, मेरे को याद करोगे। कम से कम 10 प्रश्न, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें भी आप कर सकते हैं, भले ही फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जो भी हो, म्यूजिक हो, म्यूजिक में भी कर दोगे, हिंदी में भी कर दोगे। ओके। तो इस तरह से 143 लास्ट सवाल था। तो ये वाला पेपर अपना क्लियर हुआ। अब चलते हैं दूसरे पेपर पे। ओके। और दूसरा पेपर अपना कहाँ पे है? यस, मैंने ये PDF बना रखी है। फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स हो गया। उसके बाद फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स, अभी लेते हैं फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स का पेपर।
जिस बच्चे ने भेजा था उसकी फ़ोटो भी आपने देख ली होगी। ओके, फिजिक्स का बहुत अच्छा सा पेपर था और फिजिक्स वाले में सबसे पहले 4, 5, 6, 7 4 प्रश्न आ जाएंगे। चौथा प्रश्न देखिए, निम्नांकित में कौन सी एक दृश्य शिक्षण सामग्री नहीं है? ब्लैक बोर्ड, पोस्टर, ग्लोब, तो टेप रिकॉर्डर, तो टेप रिकॉर्डर साहब ऑडियो है, दृश्य नहीं है। पांचवा प्रश्न देखिए, कौन सा कथन सही नहीं है, कम्युनिकेशन के बारे में गलत है? पहला, ये पारस्परिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है, बिल्कुल है साहब। मनोसामाजिक पक्ष बिल्कुल होता है, उद्देश्यपूर्ण बिल्कुल होता है। ये स्टैटिक नहीं है साहब, ये स्थिर प्रक्रिया नहीं है, इसके साथ हम जाएंगे। छठा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सी अग्रिम संगठक प्रतिमान की विशेषता है? कितना शानदार प्रश्न है। डेविड आसुबेल आपने पढ़ लिया ना हमसे, एक्सपोजिटरी डिडक्टिव। दो तरह से उसकी सिंटेक्स होती है, व्याख्यात्मक और तुलनात्मक। मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग होती है। आसुबेल ने 4 प्रकार बताए ना, उस पर भी प्रश्न आ रहा है कंटिन्यूसली। तो अग्रिम संगठक प्रतिमान की विशेषता पहली है, ये पूछा है कौन सी है, तो पहला ऑप्शन है, ये प्रतिमान सामाजिक मुद्दों की खोज के बाद परिकल्पना की जब बनाई जाती है। कोई खास बात नहीं है। इस प्रतिमान में समस्या की खोज के बाद परिकल्पना बनाई जाती है, नहीं। इस प्रतिमान का आधार सार्थक शाब्दिक अधिगम है, मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग। मिला ना तो मिलते ही आपको राइट कर देना है, मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग होता है, सार्थक शाब्दिक अधिगम है। और इस प्रतिमान का उद्देश्य संज्ञानात्मक संरचना में मजबूती प्रदान करना है। आपको याद है हमने आपको स्टेटमेंट बताया था, डेविड आसुबेल का, सुन लें, बहुत काम आएगा, कि साहब अग्रिम संगठक छात्रों की संज्ञानात्मक क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए डिजाइन किया जाता है। एक और स्टेटमेंट सुने डेविड आसुबेल का, कि साहब छात्र अग्रिम संगठक प्रतिमान के जरिए नई सीखी गई सामग्री को पुरानी सीखी गई सामग्री से विभेदित करते हैं, दोनों में तुलना करते हैं और नवीन कॉन्सेप्ट, नवीन संप्रत्यय या नवीन प्रत्यय का निर्माण करते हैं। डेविड आसुबेल। तो ये इसका सही जवाब है। दो बातें आ गई ना, मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग भी हो गया और संज्ञानात्मक संरचना को मजबूती प्रदान करते हैं। स्ट्रेंथन द प्रेजेंट कॉग्निटिव स्ट्रक्चर ऑफ लर्नर, कितनी बेहतरीन बात है। कैसे मॉडल्स हैं, अगर आपने पढ़े होंगे तो कमाल हुआ होगा, नहीं पढ़े हैं तो वापस जाके पढ़ लेना इनको, टाइम पड़ा है आपके पास। जिन लोगों का लेट पेपर है उनके लिए तो ये रामबाण में वीडियोस डाल रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट फिजिक्स वाला है ना, तो फिजिक्स वाले में 15, 23, 32। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 वाला प्रश्न देखिए, और 15 का है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म निर्मितवाद का प्रकार नहीं है? देखो ये प्रश्न जो उन्होंने दिया ना, थोड़ा सा इसमें मुझे लगता है कि इन लोगों ने, पेपर बनाने वाले ने मिस्टेक की है, मुझे लगता है। और वो मिस्टेक क्या है, सीधा सीधा इनको ये बोलना था, क्योंकि मैच थोड़ी करना है, तो यहाँ मैच में कन्फ्यूजन नहीं होना था आपको। संज्ञानात्मक निर्मितवाद जीन पियाजे, भावात्मक निर्मितवाद जैसी कोई चीज़ नहीं होती। सामाजिक निर्मितवाद लेव वाइगोत्स्की, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म वॉन ग्लेजरफील्ड। तो 3 नाम याद रखना। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म शब्द आ जाए तो वॉन ग्लेजरफील्ड करना है, ग्लेजरफील्ड, ग्लेसर एक ही बात होती है, ग्लेसरफील्ड, ठीक है। संज्ञानात्मक कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म आ जाए तो हमको याद रखना है जीन पियाजे। सामाजिक निर्मितवाद आए तो लेव वाइगोत्स्की। लिहाजा इसमें भावात्मक निर्मितवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है, ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 15 के बाद फिर अगला प्रश्न था 23। चलिए 23 पे है। ओके, निम्नलिखित साकर सहकारी अधिगम पे देखो 2-3 चीज़ें ही हैं बस, आप आराम से इसको पढ़ोगे तो कर दोगे, अपने आप में कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। सहकारी अधिगम कोऑपरेटिव लर्निंग है बस। कौन सा सहकारी अधिगम का गुण नहीं है? पहली बात, ये अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम है, बोलिए चाइल्ड सेंटर्ड है, बिल्कुल है साहब। दूसरा, इस प्रक्रिया में अध्यापक का प्रभुत्व, अध्यापक ज़्यादा डोमिनेंट नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा, इस प्रक्रिया में विद्यार्थियों में मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, ये तो खराब ही बात है। चौथा, इस प्रक्रिया में विद्यार्थियों को मुक्त प्रतिस्पर्धा रहित अभिप्रेरणात्मक वातावरण कक्षा में मिलता है, तो बहुत अच्छी बात है। तो जिस बच्चे का ये पेपर है उसका ये सवाल तो सही हुआ है, यहाँ भी ऑप्शन नंबर 3 राइट है। बाकी तीनों बातें बेहतर हैं, अच्छी हैं, खूबसूरत हैं, और एक बात खराब है, गलत है, तीसरी। 23 के बाद फिर अगला ऑप्शन है 32। 32वां प्रश्न देखिए। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक कारक है जो अवलोकनात्मक अधिगम, आपको याद है ना अल्बर्ट बेंडूरा, हमने आपको बताई थी 4 चीज, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, इंडिकेशन कुछ नहीं है, इशारा कुछ नहीं है, इशारा सही जवाब। बेंडूरा याद है ना आपको। उसके बाद 32 के बाद 37, 40। 37 पे चलते हैं। 37 का सवाल देखिए, अनुदेशनात्मक प्रणाली उपागम के प्रयोग संबंधित तीसरा सोपान कौन सा है? यानी ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। सिस्टम अप्रोच टू इंस्ट्रक्शनल सिस्टम की बात की जाती है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं बता दूं
कि सिस्टम अप्रोच हमारी बुक में हमने इसके 3 चरण जहाँ पे दिए ना, प्रणाली के 3 चरण, वो तो तत्व थे, अदा, प्रक्रिया, पदा, परिवेश, और 3 चरण हमने दिए, आपको याद होगा। पहला चरण हमने आपको बोला है सिस्टम एनालिसिस, प्रणाली का विश्लेषण। दूसरा चरण उसमें हमारी बुक में हमने दिया है डिजाइन एंड डेवलपमेंट, प्रणाली का डिजाइन, प्रारूप और विकास। और तीसरा चरण हमने दिया जो कि बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, सेम पढ़ना है आपको जाके, पीछे मेरे वीडियोस में मैंने दिया है, और वो है प्रणाली का आपका संचालन और मूल्यांकन। तो दरअसल हमने एनालिसिस 1 नंबर पे दिया, प्रणाली का एनालिसिस, ठीक है, और 2 नंबर पे उस बुक में हमने दिया प्रणाली की डिजाइन और प्रणाली का विकास। 3 नंबर पे दिया प्रणाली का संचालन और मूल्यांकन। तो 3 मुख्य चरण बताए, लेकिन वास्तव में इनका आप और शॉर्ट विभाजन करें तो एक मॉडल आता है, आपने उसको जरूर सुना होगा, एडी मॉडल, जिसमें ए डबल डी आई ई, ये दरअसल यूएस एयरफोर्स ने बनाया था एडी मॉडल। कुछ और भी मॉडल्स हैं। तो ये एडी मॉडल काफ़ी खास है। एडी मॉडल में 5 स्टेप हो गए। ए से बनता है एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ द सिस्टम, ठीक है, सबसे पहले एनालिसिस। डी से बनता है डिजाइन, प्रारूप, डिजाइन ऑफ द सिस्टम। तीसरे डी से बनता है डेवलपमेंट, हमने दिया ना डिजाइन प्रारूप 1 में ही, इसको 2 नंबर दिया था, इसको 1 नंबर दिया था हमने। तो ए से बन गया एनालिसिस, डी से बन गया डिजाइन प्रारूप, तीसरे डी से बन गया डेवलपमेंट, और आई से बन गया इम्प्लीकेशन, और ई से बन गया इवेल्युएशन। तो हमने वहां पे ये लिखा है इम्प्लीकेशन और इवेल्युएशन को संचालन व मूल्यांकन, डिजाइन एंड डेवलपमेंट को लिखा है प्रारूप और विकास। याद आ गया ना आपको? अगर आपने हमारी बुक नहीं ली तो शायद जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी आपने। और ए से एनालिसिस। तो यहाँ एडी मॉडल की बात है। नंबर 2 इसमें समझना, इसमें इन्होंने बोला है उद्देश्यों का निर्धारण ये सबसे पहले हो जाता है, ऑब्जेक्टिव आ जाएगा एनालिसिस में। दूसरी बात, अनुदेशनात्मक प्रणाली को अभिकल्पित, यानी डिजाइन है, देखो इधर डिजाइन मिलेगा आपको, डिजाइनिंग है ना, एंड डेवलपमेंट, तो डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग इसमें आ गया। तीसरा प्री असेसमेंट, प्री असेसमेंट पहले ही हो जाता है, ठीक है ना, बाद में नहीं होता। चौथा चौथा ऑप्शन है इंप्रूवमेंट ऑफ सिस्टम। तो यहाँ इवेल्युएशन नहीं है, ध्यान देंगे। इसलिए तीसरे चरण में अगर परीक्षक ने पेपर बनाया है, अगर हमारी बुक के हिसाब से हमने जो किया उसमें किया, तो फिर हमको 3 नंबर वाला 3 ही स्टेप मानेंगे। तो तीसरा स्टेप हम प्रणाली उन्नयन मूल्यांकन के साथ जाएंगे, पर उन्नयन के साथ इसको जोड़ सकते हैं। लेकिन एडी मॉडल के अनुसार अगर हम जाएंगे तो 1 नंबर पे एनालिसिस होगा, 2 नंबर पे ए डबल डी, हाँ यस, एडी मॉडल में क्या था, एडी मॉडल में था ए डी डी आई और ई, एनालिसिस, डिजाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीकेशन और इवेल्युएशन। तो 1 नंबर पे हो गया ये, ठीक है। 2 नंबर पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिजाइन, और 3 नंबर पे आ जाएगा डेवलपमेंट, 4 नंबर पे इम्प्लीकेशन, 5 नंबर पे मूल्यांकन। तो उन्नयन को मूल्यांकन के साथ अगर हम जोड़ें तो उद्देश्यों का निर्धारण दरअसल एनालिसिस में आ जाएगा ए, ठीक है। अब प्रणाली की डिजाइन, इसमें डी आ गया ना, इसमें दोनों डी एक साथ दे दिए, दूसरे में और तीसरे में दिए कि नहीं दिए, तो फिर वो इसके साथ भी जा सकता है। अब ये पेपर बनाने वाले पे डिपेंड करेगा कि वो दूसरा ऑप्शन मानेगा कि चौथा मानेगा। नेक्स्ट 30 कितना हो गया, 30 कहाँ पे आ गया अपन, कॉमर्स फिजिक्स का था, ओके 37, उसका 47 है, 40 पे चलते हैं। 40वां प्रश्न बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। मैंने आपको कितनी बार बताया, अधिगम के सिद्धांतों को हम 2 श्रेणी में बांटते हैं, एक दिमाग वाले सिद्धांत और एक पेरिफेरल सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत व्यवहारवादी है, तो लेविन वाला दिमाग वाला नहीं है, सेंट्रल थ्योरी है। टोलमैन वाला सेंट्रल थ्योरी है, अंतर्दृष्टि सेंट्रल थ्योरी है। एक ही तो अलग है, थॉर्नडाइक का प्रयास व त्रुटि, जो SR सिद्धांतों की सीरीज में रखा जाता है, जो परिधीय सिद्धांतों में रखा जाता है, जो उद्दीपन अनुक्रिया या साहचर्यवादी सिद्धांतों में रखा जाता है, और जो व्यवहारवादी सिद्धांतों में रखा जाता है। मैं आपको फिर बता दूं, व्यवहारवादी सिद्धांत हैं 5, थॉर्नडाइक, पेवलोव, स्किनर, गुथरी, क्लार्क, हल। और केंद्रीय सिद्धांत हैं लेविन का, टोलमैन का, कूट लेविन का, गेस्टाल्टवाद या फिर और जीन पियाजे। और आपको पता है दोनों के बीच में ब्रिज और पुल कौन सा है, SLT है, सोशल लर्निंग थियोरी है, SCLT सोशल एंड कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी है, बेंडूरा का मॉडलिंग मॉडल है। तो 40 हो गया। 40 के बाद फिर अगला अगला कौन सा है, 47, 53, 54। 47 मैं बार बार बोलता हूँ पर मेरे को खुद को याद नहीं रहता। 47 पे चलता है। बहुत बढ़िया सा प्रश्न था। संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान, हमने आपको कितनी बार कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल बोला है, इन दिनों में बोला है ना। तो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल जेरोम एस ब्रूनर ने दिया है। किसने दिया है, जेरोम एस ब्रूनर। मेरे को याद आ रहा है, इससे पहले वाले वीडियो में जो पहला पेपर हुआ था उसका मैं एनालिसिस कर रहा था, तो मैंने बातों ही बातों में आपको यूं ही जेरोम एस ब्रूनर की बुक का नाम बताया था, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। याद है आपको? आ गया वो। इसलिए जो नए बच्चे देख रहे हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें चैनल को और शेयर भी करें, इतना तो बनता है ना आपका।
47 हो गया। 47 के बाद फिर अगला आएगा, अगला कौन सा आएगा 47 के बाद? 53, 54। 53 पे चलिए, बीच में साइकोलॉजी के प्रश्न है ही नहीं। 53 पे, निम्नलिखित में कौन सा नकार, अब इमोशन दे दिया आप, संवेग, मूल प्रवृत्ति, संवेग, मैकडुगल, मैकडुगल ने 14 संवेग बताए ना, तो कौन सा नकारात्मक है? सब भय है। मैकडुगल ने इसको सबसे प्रभावी भी माना है, इमोशंस। 53 के बाद 54, 53 के बाद कौन सा होगा? 54, 58, 54, 58, 54 है। ओके, और बहुत बढ़िया सा सवाल, बहुत बढ़िया सा सवाल। अगर आपने ध्यान से हमारी बुक को भी पढ़ लिया तो आपके ये सवाल गलत नहीं हो सकते, और हमको सुन लिया तो फिर सोने पे सुहागा हो गया। कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है? ध्यान रखना, ये शैक्षिक वातावरण के संदर्भ में अधिगमकर्ता के व्यवहार का अध्ययन करता है। तो व्यवहारिक मनोविज्ञान है कि नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान बिल्कुल है। ये अधिगमकर्ता के व्यवहार का अध्ययन करने हेतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है, बिल्कुल है। ये तर्क दर्शन और नैतिकता से संबंधित है, कभी नहीं है, क्योंकि तर्क दर्शन और नैतिकता तो क्या है? नियामक विज्ञान होता है, आदर्श विज्ञान होता है। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए की नहीं बात कर रहे, आइडियल की नहीं बात कर रहे, क्या हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। इसलिए चौथा ऑप्शन देखिए, ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है इसकी बात करता है, तो ये सही है। पूछा क्या गया है, कौन सा सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा नहीं है। बाकी ये भी है, ये भी है दूसरा, और चौथा भी है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। तीसरा गलत है, क्योंकि फिलोसफी नहीं है, आदर्श नहीं है, क्या है और क्यों है, व्यवहार है, वैज्ञानिक तो है। ये चार बातें आपको पता है, गारंटी से क्वेश्चन आता है, इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। किस तरह से प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, तो फिर हम क्या करें? आप हमारे पास क्यों नहीं आए पहले? और कोई बात नहीं, पहले नहीं आए तो अभी आ गए तो भी बहुत कुछ हो जाएगा। आपको समझना है, मेरी इन बातों को बार बार कहता हूँ, मैं आप ही के लिए कह रहा हूँ। कहीं ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, हालांकि आपके ख्वाब और हमारे ख्वाब जुदा नहीं है, ये हम बार बार कहते हैं आपको। चलिए साहब, 60 आ गया, तो अभी चलते हैं हम 58 के बाद डायरेक्ट आएगा 84। 84 से पहले साइकोलॉजी का कोई प्रश्न नहीं है, चिंता नहीं करें। 84 पे चलते हैं। 84, 84, 84 कहाँ गया 84? ये रहा 84। ओके, निम्नलिखित में कौन सी कंप्यूटर सहाय अनुदेशन, क्या बात है, कि मान्यता नहीं है? यानी कंप्यूटर द्वारा हम जो पढ़ते हैं उसमें एक बात गलत है। पहली बात है, एक ही समय पर अनेक विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ा देता है कंप्यूटर, बिल्कुल पढ़ सकते हैं इससे। विद्यार्थियों की परफॉर्मेंस की रिकॉर्डिंग होती है, बिल्कुल होती रहती है। वैरायटी मेथड्स की वैरायटी, टेक्निक्स और मेथड्स की वैरायटी बिल्कुल कंप्यूटर में भी है। वेरिएशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये ध्यान रखना, कंप्यूटर अपनी शिक्षण अधिगम विधियों को बार बार बदल नहीं सकता जिस तरह से एक शिक्षक बदलता है। तो इसकी सीमा है, ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भिन्नता नहीं होगी, सेम प्रोसेस चलेगा, क्योंकि कंप्यूटर तो मशीन है। अगर शिक्षक हम आपके सामने होते तो हम चीज़ों को बार बार बदलते, अपनी स्टाइल बदलती, कभी बोलते, कभी नॉन वर्बल बिहेव करते, कभी कुछ और करते, पर कंप्यूटर तो ऐसा नहीं करता। तो चौथा आंसर हो गया। 85 के बाद अगला सवाल हम लेंगे। 84, 85 दोनों थे ना? ओके, 84 भी था। चलिए 84 का देखिए आप प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा समायोजन को प्राप्त करने की अप्रत्यक्ष विधि, आपको पता है प्रत्यक्ष विधि हमने आपको 4 बताई हैं, बाधा निवारण, वैकल्पिक रास्ते का चुनाव, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन और विश्लेषण तथा निर्णय। अभी तक वो आया नहीं तो आ जाएगा। अप्रत्यक्ष के बहुत से एग्जाम्पल्स बताए थे। रिप्रेशन आपको याद है, पुराने दिनों में लौटना? नहीं, वो रिग्रेशन था। रिप्रेशन तो होता है दमन। ध्यान रखना, दमन में अचेतन में चीजें आती हैं, अपने आप स्वतः बहिष्कृत होकर शमन में जानबूझ के होता है, ठीक है? तो रिप्रेशन भी है। रेशनलाइजेशन पता ही है ना आपको, मुख में राम बगल में छुरी, अंदर कुछ और है, जुबान पे कुछ और है, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? इसका मतलब रेशनलाइजेशन, औचित्यकरण वो है, माफ करें, वो रिएक्शन है। ओहो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, वो रिएक्शन है। रेशनलाइजेशन में तो तर्क देते हैं, हम तर्क देते हैं, और तर्क देके असफलता को सफल साबित करते हैं, गलत बात को जायज ठहराते हैं, वो रेशनलाइजेशन है, ठीक है ना? जैसे अंगूर खट्टे हैं, मिले नहीं तो साहब खाने ही नहीं है, नहीं हुआ सिलेक्शन तो मेरे को टीचर बनना ही नहीं है, आईएएस नहीं बना तो बोला मेरे को आईएएस नहीं बनना, क्योंकि मेरे को तो केडर राजस्थान का चाहिए था, आईएएस में नहीं मिलता। प्रोजेक्शन में हम झूठा दोष देते हैं, सब नाच न जाने आंगन टेढ़ा है। विड्रावल भी दरअसल पलायन के साथ, पलायन विड्रावल को हम अप्रत्यक्ष शिक्षा युक्तियों में काउंट करते हैं, तो इसने चारों ही अप्रत्यक्ष दे दी, तो ये बोनस देना चाहिए। पर फिर भी अगर जिद कर लेगा तो फिर पलायन विड्रावल को वो इनसे थोड़ा सा अलग कर सकता है और ये आंसर मान सकता है, नहीं तो फिर बोनस मिलेगा। 85 हो ही गया। 85, 84 के बाद अगला फिर था 88, 109, 88वां देखिए, 88वां।
88 का कहाँ गया? ओके, 88 का प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विकासात्मक विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन है संचयी प्रवृत्ति, एक्विजिशन टेंडेंसी। दूसरा है कॉन्टेस्टिंग मूड्स, मूड बदलता है साहब, कभी ऐसा कभी वैसा, ये तो किशोरावस्था में होता है। एंग्जाइटी ऑफ वेकेशन, व्यवसाय की चिंता तो बहुत होती है किशोरावस्था में, मूड भी बदलते हैं। और हीरो वर्शिप तो हम आपको कितने बार बता चुके हैं। संचय की प्रवृत्ति इसका सही जवाब होगा, क्योंकि आपको पता है ना, संचय की प्रवृत्ति बाल्यावस्था की बड़ी विशेषता है। किशोरावस्था में तो सब कुछ उड़ा देने की प्रवृत्ति होती है। 88 के बाद 89 नहीं, 89 नहीं है, 88 के बाद 109 पे अगला प्रश्न। 109, 113, 15, 21, 23। 109 पे अगला सवाल है। 109 देखिए, 109, 109, 109 पे चलते हैं। और 109 पे सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल। निम्नलिखित में कौन सा संवेगात्मक बुद्धि के मापन हेतु मानकीकृत परीक्षण नहीं है? कौन सा संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस को टेस्ट करने की एक स्केल नहीं है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट नहीं है? मेयर सांवेगिक बुद्धि मापनी पता है ना आपको, MEI के नाम से प्रसिद्ध है, MEIS, मेयर इंटेलिजेंस, मेयर इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल, ये तो होती है। मेयर सोलोवी और कारूसो ने भी एक स्केल बनाई है, मेयर सेलोवी कारूसो इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट, जो MSCEIT के नाम से प्रसिद्ध है। MSC मेजर, माफ करें, मेयर सेलोवी कारूसो, तीन तो नाम हो गए, MSC, ठीक है। फिर ई इमोशनल, आई इंटेलिजेंस, EI पता है ना, और फिर टेस्ट। तो अगले प्रश्न में भी कहीं शॉर्ट में आ जाए, अगले पेपर में ध्यान रखना, MSCEIT एक स्टैंडर्ड टेस्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस को मापने का। MEIS ये भी है, ME शॉर्ट फॉर्म याद रखना, MEIS ये भी है, मेयर इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल, ठीक है। बारोन ने तो मिक्स्ड मॉडल भी दिया है, और बारोन ने तो EQ भी बताया है, और बारोन ने तो क्वोशेंट इन्वेंटरी भी दी है, जो कि बारोन EQI के नाम से प्रसिद्ध है। बारोन वाली शॉर्ट में लिखी जाती है, बैरोन वाली, बारओन वाली, EQI इस तरह से। तो EQI मिले तो भी संवेगात्मक बुद्धि है। चौथा थस्टन, थस्टन नहीं है साहब, तो याद रखना, मेयर वाली मापनी है, सेलोवी मेयर के साथ कारूसो की मापनी भी है, बारओन की अनुसूची भी है, इन्वेंटरी भी है, लेकिन थस्टन सामयिक बुद्धि मापनी कोई नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा थस्टन वाला। नेक्स्ट, 109 के बाद अगला प्रश्न है, दूसरे पेपर पे चल रहे हैं अपन, 2 पेपर हो रहे हैं इसके बाद, मे बी 3, है ना, तो करना है सबको। अभी शेयर भी करना है, सबको सब्सक्राइब भी करना है तुरंत। मैं जब ये आगे खिसका रहा हूँ ना, इस समय आप सब्सक्राइब कर लें तुरंत। कहाँ गया वो, फिजिक्स था ना, कितना आ गया, 110, 109 के बाद 113, 15, तो 113 पे चलते हैं। 113, किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने सिखाने, स्किनर साहब, स्किनर का स्टेटमेंट है। 113, 113 के बाद फिर अगला है 115। 115 देखिए, बहुत बढ़िया सा प्रश्न। वर्तमान बौद्धिक संरचनाओं में नवीन अनुभवों के आधार पर परिमार्जन, मॉडिफिकेशन, मैंने आपको बताया था, परिवर्तन और विस्तारण क्या होता है, ये अकोमोडेशन होता है। अकोमोडेशन, अब देखो हिंदी में कोई भी नाम आ सकता है, अकोमोडेशन यहाँ पे देखेंगे आप। मैं आपको फिर बता दूं, ये सवाल जरूर पूछा जाता है। जैसे आप एसिमिलेशन में तो क्या होता है, वर्तमान हमारे जो अनुभव है ना, हम उनमें कोई चेंज नहीं करते। हम इस संसार की चीज़ों को अपने अंदर जो हमने अब तक सीखा है, कंस्ट्रक्ट किया है नॉलेज का, उसके आधार पे इंटरप्रेट करते हैं, बाहरी चीज़ों में बदलाव करके उसी में जोड़ देते हैं। जैसे कि आपको याद है ना, गिलहरी को कैट बोलना, एप्पल को टोमेटो बोलना, ये एसिमिलेशन है। बर्ड को, हवाई जहाज को बर्ड बोलना। लेकिन जब परिवर्तन करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, याद रखना, अगर शब्द आ गया इंक्लूड, शब्द आ गया फिट, शब्द आ गया ऐड, तो फिर एसिमिलेशन होगा। लेकिन अगर शब्द आ गया कौन सा, एक्सपेंड करना, शब्द आ गया मॉडिफाई करना, शब्द आ गया बदलाव करना, परिवर्तन करना, तो फिर एकोमोडेशन राइट आंसर होगा। 115 के बाद फिर अगला प्रश्न था अपना 121 और फिर 123। 121 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रत्यय शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित नहीं है? कितना बढ़िया सा प्रश्न है, जिसने हमसे पैवलो पढ़ा है उसका तो कोई गलत हो ही नहीं सकता। आपको पता है, उद्दीपन विभेदीकरण भी है, उद्दीपन सामान्यीकरण भी है। यानी जब पैवलोव ने भोजन दिया, कुत्ते ने लार गिराई, अपने आप ही गिरी, ठीक है ना, ऑटो रिफ्लेक्सेस होता है पैवलोव में। तो अगली बार उन्होंने भोजन के साथ घंटी को एसोसिएट कर दिया, जोड़ दिया। मैं बता चुका हूँ ये बातें आपको। पैवलोव ने लार गिराई, फिर केवल घंटी बजाई तो पैवलोव ने लार गिराई। यहाँ 2 उद्दीपकों में एसोसिएशन होता है, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। घंटी और लार में एसोसिएशन होता है, अनुबंध होता है, फिर घंटी और लार में, फिर केवल घंटी बजाता है तभी कुत्ता लार गिराता है। पर क्या जिस घंटी के साथ कुत्ते का
अनुबंध हुआ था उसी पे लार गिराता है या फिर दुनिया की हर घंटी पे लार गिराता है, तो याद रखना उसी पे लार गिराएगा। लेकिन पेवलोव ने उससे मिलती जुलती दूसरी घंटियां बजाई, जहां कुत्ता पहचान गया कि ये वो घंटी नहीं है, वहां पे लार नहीं गिराई, वो हो गया स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। तो विभेदीकरण दिया था उन्होंने, और उससे मिलती जुलती घंटियों पे लार गिरा दी, वो हो गया उद्दीपक सामान्यीकरण। याद है ना, गुलाब का फूल तोड़ने लगा तो चोट लग गई, बच्चे को जख्म लगा, बाद में हर लाल चीज से डरने लगा, लाल पोशाक से डरने लगा। तो ये उद्दीपक सामान्यीकरण का उदाहरण है। स्वाभाविक पुनः प्राप्ति या स्वतः पुनः प्राप्ति हम आपको कितनी बार बता चुके हैं, स्पॉन्टेनियस रिकवरी होती है केवल जब घंटी के साथ लार अनुबंधित होगी ना, फिर घंटी बजाई तो लार आ गई, घंटी बजाई तो लार आ गई। बाद में विलोपन होता है। एक तो विलोपन में क्या होता है कि बाद में काफी दिनों तक केवल घंटी बजाई, भोजन दिया ही नहीं, तो पुनर्मिलन नहीं मिला उसको, यूसीएस प्रेजेंट नहीं था, तो लार आनी बंद हो गई। ये तो विलोपन होता है, एक्सटिंक्शन बोलते हैं इंग्लिश में इसको। और फिर विलोपन हो जाने के बाद फिर एक दिन काफी समय के बाद घंटी बजा दी, तो अचानक से घंटी बजी, लार वापस आ गई, तो इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी, इसको बोलते हैं पुनः प्राप्ति। ये भी होता है। विस्तार जैसी कोई बात पेवलोव ने नहीं बताई। पेवलोव तो नोबेल ले गए थे साहब उन बातों पे जो हमने आपको बताई। उसके बाद नेक्स्ट 121 के बाद 123वां प्रश्न इस पेपर का लास्ट है। मैंने आपको बताया था पिछले मॉडल में, याद है आपको, ब्राइमर का नाम याद है, ब्राइमर, यूके। इन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शब्द 1950 में दिया था, 1950, ये थर्ड ग्रेड में भी आया था। यूके ब्राइमर 1950 याद रखना। सूचना एवं संप्रेषण की दुनिया में सूचना एवं संप्रेषण विज्ञान शब्द का प्रयोग कब हुआ, 1950। इस तरह से ये पेपर पूरा हो गया अपना फिजिक्स का। और अब चलते हैं बायोलॉजी के पेपर पे, थर्ड वन, तीसरा बायोलॉजी। मैं निकालता हूँ वापस, ये वो बच्चा है जिसने मेरे को भेजा था, और अभी फिजिक्स का आ गया बेटा आपका, फिर ये आ गया बीच में। ओके, पहले इस पे चलते हैं अपन, इसमें कोई नंबरिंग लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए इसको देखते हैं, पर इसमें इंग्लिश नहीं है। मैंने उसको बोला भी इंग्लिश भेजना बेटा, पर वो बोला सर है ही नहीं मेरे पास। मैंने कहा ओके कोई बात नहीं। वो मेरा वीडियो देख रहा है तो मेरे को कमेंट करना कि सर मैं ही था वो शख्स जिसने आपको पेपर भेजा था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शाब्दिक संप्रेषण का एक उदाहरण है? शाब्दिक संप्रेषण, कौन सा संप्रेषण? शाब्दिक संप्रेषण। तो पता है आपको शाब्दिक संप्रेषण, वर्बल कम्युनिकेशन, रेडियो कार्यक्रम शब्द होते हैं इसमें। अनुमति देने हेतु सिर हिलाना शब्द नहीं होते इसमें। विद्यार्थी की सीट के समीप जाते हैं, नॉन वर्बल है। होठों पर उंगली रख के इशारा करते हैं ना, शांत रहो। तो इनमें से चार में से एक ही है वर्बल, और वो है रेडियो कार्यक्रम सुनना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेडियो कार्यक्रम सुनना। है ना, बहुत अच्छा सा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट पे हर पेपर में प्रश्न आया ब्रूनर वाले में, का प्रारूप नहीं है, जैसा कि विलियम जोशी ने बताया है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, आपको याद है कि साहब कॉन्सेप्ट अटेनमेंट की बात होगी, जोशी और विल ने 3 प्रकार के कॉन्सेप्ट अटेनमेंट बताए हैं, जिसमें एक संप्रत्यय उपलब्धि का आग्रहण प्रतिमान, बिल्कुल, एक चयन प्रतिमान, एक असंगठित सामग्री प्रतिमान। तो तीनों हमने अपनी बुक में भी दिए हैं। चौथा कुछ नहीं होता, प्रवीणता अधिगम, इसमें नहीं होगा। प्रवीणता अधिगम तो अलग से ब्लूम वाली बात है। तो याद रखना इसका सही जवाब, 3 प्रकार के कॉन्सेप्ट अटेनमेंट होते हैं। असंगठित सामग्री प्रतिमान होता है, कॉन्सेप्ट ये आपका अचीवमेंट सिलेक्शन है, और ये कॉन्सेप्ट अचीवमेंट रिसीविंग है, रिसीविंग मॉडल, रिसेप्शन मॉडल। 3 शब्द याद रखना, रिसेप्शन, सिलेक्शन और असंगठित, नॉन ऑर्गेनाइज्ड। रिसेप्शन, सिलेक्शन, नॉन ऑर्गेनाइज्ड, ये 3 जायसी और विल ने बताए हैं साहब। चौथा नहीं बताया, तो इसका उत्तर हो गया चौथा, प्रवीणता अधिगम प्रतिमान उन्होंने नहीं बताया। बहुत बढ़िया सा प्रश्न था, हाई लेवल का था, पर मेरे बच्चों ने जिन्होंने मेरे चैनल पे रुक के सब्सक्राइब करके 10 लोगों को शेयर करके मेरा ये वीडियो देखा है, उसको आराम से चुटकियों में ये सब आएंगे, और व्याख्याता बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकेगी। इसके बाद भी आप हमसे जुड़े रहेंगे तो मजा आएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सामूहिक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषता नहीं है? ध्यान रखना, नहीं पूछा है तो खराब बात आएगी। स्वयं के संवेगों और भावनाओं को समझना, बिल्कुल, सेल्फ अवेयरनेस तो है। संवेगों की प्रकृति, प्रबलता और परिणामों की समुचित समझ, बिल्कुल सेल्फ अवेयरनेस है, सेल्फ मैनेजमेंट है। तीसरा, उच्च बुद्धिमान लोगों के साथ अंतःक्रिया के दौरान हीन भावना नहीं, हीन भावना आ गई तो संवेगात्मक बुद्धि कहाँ हुई। और चौथा ऑप्शन है, स्वयं से व अन्य के समक्ष प्रस्तुत करने के दौरान संवेगों की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण करना। ओके, याद रखना सही जवाब है तीसरा। आपको बता दूं, डेनियल गोलमैन ने जो मॉडल दिया है उसमें 5 चीजें बताई हैं। पहला सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा सेल्फ मैनेजमेंट, तीसरा सेल्फ मोटिवेशन। ये तीनों इंट्रा पर्सनल एक्टिविटीज हैं, ऐसा आ सकता है परीक्षा में, इंट्रा अंतर व्यक्तिक चीजें हैं, और 2 दूसरों के बारे में है। चौथी और पांचवी, चौथी पे एम्पैथी था, परानुभूति, और पांचवी पे संबंध संचालन है, हैंडल द रिलेशन है। सामाजिक कौशल भी उसको कहा है उन्होंने। तो 5
एलिमेंट्स वाला स्टेप डेनियल गोलमैन ने दिया, जो संवेगात्मक बुद्धि का पुराना पूरा वीडियो देखना उसका। कौन सा मॉडल माना जाता है? मिक्स्ड मॉडल माना जाता है। एक पेट्राइडस ने दिया था। पेट्राइडस वाले मॉडल की एक खास बात है कि वो खुद के अंदर की बात करते हैं, बाकी एबिलिटी मॉडल और आपके इसमें मिक्स्ड मॉडल, दोनों में बाहर किस तरह से हम सफल होंगे इसकी भी बात की जाए। दोनों में अंदर की और बाहर की बातें की गई ना, 3 अंदर की और 2 बाहर की। लेकिन ट्रेड्स मॉडल में केवल अंदर की बात की गई पेट्राइडस वाले में। ओके, अगला प्रश्न है, पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक की अंतःक्रिया अपने साथियों से समानता और लेन देन के संबंधों पर आधारित होती है? तो साथियों से समानता है रिलेटिविज्म, नैतिक सापेक्षता। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, जीन पियाजे का मोरल डेवलपमेंट और कोहलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट गारंटी से हर पेपर में पूछा जाता है। जीन पियाजे के मोरल डेवलपमेंट की एक बहुत बड़ी बात आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान रखना। और वो क्या है? वो ये है कि जीन पियाजे ने 2 प्रकार की मोरालिटी बताई है। एक तो हिट्रोनोमी, हिट्रोनोमस या हिट्रोनोमी, और दूसरी ऑटोनोमी। बताइए ना, हिट्रोनोमी क्या है? परायित नैतिकता की अवस्था, और ऑटोनोमी स्वायत्त वाली। तो ये पहले होती है ना, 4 से 7 वर्ष इसका टाइम है। इसमें क्या होता है? इसमें नैतिक नियमों को के स्रोत के रूप में बड़े लोगों को मानता है, बाहरी लोग हैं, डिवाइन लाइक ने नियम बनाए, इसलिए तोड़ता नहीं है। इसमें हिट्रोनोमी में एक और खास बात होती है, इसमें परिणाम महत्वपूर्ण होता है, इरादा महत्वपूर्ण नहीं होता, इसलिए इसको नैतिक वास्तविकता का काल कहते हैं। साथ में वो दबाव में भी रहता है, तो दबाव की नैतिकता भी बोलते हैं इसको, मोरल कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं, मोरल रियलिज्म भी बोलते हैं। ठीक है। और ऑटोनोमस वाला बाद में जो आएगा ना 10 वर्ष के बाद, इसमें क्या होता है? इसमें वो समझता है नैतिक नियम हम ही बनाते हैं, पारस्परिकता के आधार पर बनाते हैं, इसलिए ऑटोनोमस में नैतिक पारस्परिकता की अवस्था भी बोलते हैं इसको। तो 2 अवस्थाएं हो गई, एक महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, उससे पहले सुन लें। साथ में यहाँ पे इरादे महत्वपूर्ण होंगे, इंटेंशन महत्वपूर्ण होंगे, परिणाम महत्वपूर्ण नहीं होंगे, और यहाँ पे नैतिक नियम दृढ़ और अपरिवर्तनीय नहीं होते, बदले भी जा सकते हैं। ठीक है। लेकिन खास बात 2 अवस्थाएं ये हैं, इन्होंने बताई हैं। तो बहुत बार परीक्षाओं में अवस्था में 2 अवस्थाओं के रूप में इनका प्रश्न आता है। लेकिन अगर ऐसा क्लियरली वो पूछ ले कि साहब जीन पियाजे ने नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई, तो हमको बोलना है 2 नहीं बल्कि 4 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं बताई? 4 अवस्थाएं बतानी है। कितनी? 4। और ये 4 अवस्थाएं 2 तरीके से डिफाइन है। एक तो जैसे आप एक अवस्था करते हैं यहाँ पे हिट्रोनोमी वाली, परायिकता की अवस्था, ठीक है, और दूसरी आप कर रहे हैं स्वायत्तता की अवस्था, ऑटोनोमी वाली कर रहे हैं ना। ठीक है। तो एक न परायिकता की अवस्था से पहले, इवन 4 साल से पहले पियाजे ने बोला है कि बच्चा गैर नैतिक होता है। क्या होता है? नॉन मोरल होता है। तो एक पहली अवस्था होगी गैर नैतिक अवस्था, और दूसरी होगी परायिकता की अवस्था। चौथी स्वायत्तता की अंतिम है। बीच में परायिकता और स्वायत्तता के बीच में 7 से 9 वर्ष का जो समय निकलता है, उसको संक्रमण की अवस्था बोलते हैं। संक्रमण की। तो गैर नैतिक अवस्था, परायिकता की अवस्था, संक्रमण की अवस्था और स्वायत्तता की अवस्था। अवस्था पूछे तो आप करेंगे आंख बंद करके 4। कितनी करेंगे? 4। समय गैर नैतिक 0 से 4 या 5 वर्ष, परायिकता 7 वर्ष तक, 4 से 7 वर्ष, और संक्रमण की अवस्था ट्रांजिशनल पीरियड 7 से 9 वर्ष, और स्वायत्तता की अवस्था 9-10 वर्ष के बाद में। लेकिन खास बात इस रूप में भी आ सकता है, पियाजे ने इस तरह से भी वर्णन किया है दूसरी जगह। आपको पता है पियाजे ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था 1932 में, जब उनकी बुक आई थी द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। बुक का नाम क्या था? द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। ये जीन पियाजे की बुक है। इन्होंने भी शॉर्ट स्टोरीज बताई थी, और इनके आधार पर फिर कोहलबर्ग ने भी नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि साहब पहला नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? पियाजे ने दिया, बाद में कोहलबर्ग ने दिया। कोहलबर्ग पियाजे से प्रभावित थे। खास बात मैं आपको बता दूं, जीन पियाजे का जो नैतिक विकास है उसकी खास बात है कि जीन पियाजे एक्शन और थॉट्स के आधार पे नैतिक नियमों के कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। मेरे शब्दों पर गौर करना, पियाजे कोहलबर्ग में फर्क है। पियाजे नैतिक नियमों के कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, और ये कंस्ट्रक्शन होता है जीन पियाजे की वो 4 अवस्थाएं जो है ना संज्ञानात्मक विकास वाली, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल, उनमें बच्चा उनके आधार पर नियमों को खुद ही बनाता है, और नियमों को बनाने में संज्ञानात्मक चरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये पियाजे ने बोला। तो पियाजे ने नैतिक नियमों में कंस्ट्रक्शन शब्द का इस्तेमाल किया, कंस्ट्रक्ट करता है बच्चा। और कोहलबर्ग ने बोला कि बच्चा कंस्ट्रक्ट नहीं करता, बल्कि बच्चा यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल्स को डिस्कवर करता है, खोजता है। ये दोनों में फर्क है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जीन पियाजे के नैतिक विकास की अवस्थाएं कितनी हुई? तो आप बोलेंगे साहब 4 अवस्थाएं हैं। तो एक तो उस तरीके से हमने बात करी, गैर नैतिक, परायिकता की नैतिकता, संक्रमण की अवधि और स्वायत्तता की नैतिकता, तो 4 हुई ना। पर वास्तव में दूसरी जगह उन्होंने इसका यूं वर्णन भी किया है कि सबसे पहली जो स्टेज है वो 4 वर्ष तक होगी। कहाँ तक होगी? 4 वर्ष तक होगी। और ये चारों जो स्टेज हम बात करते हैं ना संज्ञानात्मक वाली, उन्हीं पे बेस्ड किया उन्होंने। तो पहली अवस्था संवेदीगामक अवस्था बोला उन्होंने, वहां पे बोला ना। यहाँ पे वो कहते हैं कि संवेदीगामक अवस्था तो हम 2 वर्ष तक ही पढ़ते हैं, लेकिन मोरल डेवलपमेंट में वो उसको 4 वर्ष तक ले जाते हैं, और वो एक शब्द देते हैं, और वो शब्द है मोटर रूल्स।
क्या है? मोटर रूल्स। और खास बात आपको बता दूं, जीन पियाजे ने नैतिक विकास के सिद्धांत में गेम, खेल, प्ले के आधार पे ये मॉडल दिया है कि साहब खेल महत्वपूर्ण है। तो पहले 2 साल तो वो खेल में बाकी कोई तो बात करता ही नहीं है, वो केवल मोटर रूल्स की बात ही करता है, कुछ जानता ही नहीं है। ठीक है। फिर दूसरी अवस्था आती है जिसको वहां पे हमने प्री ऑपरेशनल बोला ना, तो यहां पियाजे कहते हैं इगोसेंट्रिक मोरल डेवलपमेंट की अवस्था। इगोसेंट्रिक अवस्था 4 से 7 वर्ष है। कितनी है? 4 से 7 वर्ष। और इसमें वहां हम इगोसेंट्रिक 2 से 7 पढ़ते ना, तो यहाँ 4 से 7 वर्ष बोला पियाजे ने। और खास बात क्या है इगोसेंट्रिक की, कि इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा कोऑपरेशन और कंपटीशन का सेंस नहीं रखता। यानी उसको, ये प्री चाइल्डहुड हो गया ना, उसको दूसरों से कंपटीशन, दूसरों से सहयोग की कोई जानकारी नहीं होती। और यहाँ पे वो क्या करता है, यहाँ पे वो कलेक्टिव टास्क नहीं करता, बात नहीं करता, बल्कि डायलॉग नहीं करता, बल्कि मोनोलॉग करता है। क्या करता है? मोनोलॉग करता है, खुद से ही बात करता है, जिसको वाइगोत्स्की ने प्राइवेट स्पीच बोला था। ये मोनोलॉग की बात करेंगे इगोसेंट्रिक स्टेज में। और तीसरी स्टेज जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के इक्विवेलेंट है, उसको जीन पियाजे ने बोला इंसिपिएंट कोऑपरेशन। इंसिपिएंट एक शब्द याद रखना, इंसिपिएंट। इंसिपिएंट थर्ड स्टेज है, और चौथी स्टेज जेन्युइन स्टेज है। जेन्युइन आपको वैसे याद रहेगा। तो तीसरी स्टेज इंसिपिएंट है। उसमें क्या होता है, उसमें बच्चे में सोशल इंटरेक्शन बढ़ जाता है, और बच्चा नैतिक नियमों पर मास्टरी कर लेता है, मास्टर्ड होता है, और ऑब्जर्व करता है नैतिक नियमों को। और यहाँ वो सोशल कोऑपरेशन और सोशल कंपटीशन को भी समझने लग जाता है। तीसरी स्टेज इंसिपिएंट स्टेज है। INCIPIENT इंसिपिएंट। इतना डीपली आपको शायद नहीं पूछे, पर पूछ भी ले कौन जाने। ठीक है। और चौथी जेनवन जो है, वो होगी आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के बराबर, तो 11-12 वर्ष के बराबर। तीसरी का समय 7 से 11 वर्ष रह जाएगा, और इसका 11-12 प्लस रहेगा, जो कि जेनवन स्टेज है चौथी। और उसमें क्या होता है, उसमें बच्चा नैतिक नियमों को लिगलिस्टिक फॉर्म में समझने लग जाता है। और यहाँ 2 चीज़ें होती हैं, एक तो अब्स्ट्रैक्ट रूल्स वो समझता है, और साथ में नैतिक नियमों को इलेबोरेट भी करता है। क्या करता है? नैतिक नियमों को इलेबोरेट भी करता है, समझता भी है। एक और बात मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, वो आप और सुन लें, और वो ये है कि साहब पियाजे ने नैतिक नियम के 3 एस्पेक्ट भी बताए हैं। कितने एस्पेक्ट बताए हैं? 3 एस्पेक्ट बताए हैं। ये याद रखना, कौन जाने पूछ ले। पहला तो है रूल्स, नैतिक नियम। दूसरा एस्पेक्ट उन्होंने बताया मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पहला है नैतिक नियम, दूसरा है नैतिक जिम्मेदारी, और तीसरा है न्याय, जस्टिस। तो पियाजे भी इतनी बातें हमने आपको बता दी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नैतिक परिपक्वता से संबंधित नहीं है? देखो बहुत आसान रहेगा, अगर समझ के करेंगे, क्लू के साथ करेंगे तो कर सकते हैं। नहीं पूछा है तो परोपकारिता, दूसरों की हेल्प करना तो नैतिक नियम, नैतिक परिपक्वता की निशानी है साहब। नैतिक रूप से आप कितने मेच्योर हैं, बिल्कुल। तार्किकता बिल्कुल है। जड़ता, दृढ़ता कभी सही नहीं होता। नैतिक स्वतंत्रता सही है। तो तीसरा इसका आंसर हो जाएगा रिजिडनेस, जड़ता। अगला प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर सहायक अधिगम, कंप्यूटर असिस्ड लर्निंग, CAL या CAI का तत्व नहीं है? स्मॉल स्टेप्स, छोटे चरण, बिल्कुल है। याद है आपको, मैं आपको बताया था प्रोग्राम लर्निंग में इमीडिएट फीडबैक मिलता है, तुरंत मिलता है। अप्रकट या कोवर्ट बिहेवियर या स्वगति, सेल्फ पेस होता है। कोवर्ट बिहेवियर क्या होता है, कि वो ऐसा व्यवहार करे जो दूसरों को दिखे नहीं, मन ही मन आंसर दे दे खुद ही। तो इससे काम नहीं चलता साहब। अभिक्रम जनरेशन में तो आपको कोई अनुक्रिया करनी पड़ती है, तब जाके फिर अगला प्रश्न आता है, तब जाके आपको तत्काल फीडबैक, पृष्ठ पोषण मिलता है। तो तीसरा ऑप्शन राइट होगा। अप्रकट अनुक्रिया नहीं होगी, बल्कि प्रकट अनुक्रिया होगी। सोचिए कौन बताता है आपको इस तरह से सरल शब्दों में इतनी गहन और गंभीर बातें, जो आपकी एक सीट पक्का करा देगी। लेकिन फिर भी आप हमसे जुड़े हैं, पर नहीं जुड़े हैं, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। जब तक आपकी नौकरी नहीं लगेगी, ये चैनल आपके लिए वरदान साबित होगा। और मेहरबानी करके सबको शेयर भी तो करो, आपकी जिम्मेदारी बनती है ना, निभाओ उसको। और मेरे जो ऐप के बच्चे हैं, जिन लोगों ने ऐप ले रखा है, साइकोलॉजी और मान एजुकेशन, आप चिंता नहीं करें। मेरी लाइव क्लासेस कल शाम से मैं वहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ वापस, और मज़ा आएगा आपको। ठीक है। और बीच में कुछ ब्रेक हो जाता है, क्योंकि अभी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम चल रहे हैं, तो इसलिए आप चिंता नहीं करें, आप अधीर नहीं हो। आज मेरे पास कुछ बच्चों को कमेंट्स आए थे कि सर हमने आपका ऐप लिया, आप पढ़ा क्यों नहीं रहे। मैं एक पहली यूनिट करा के आया हूँ, उसके बाद एक यूनिट मैम ने करवाई है, उसके बाद वापस मैं कल से स्टार्ट कर रहा हूँ, और अगले 10 दिन में मैं कंप्लीट ही कर दूंगा उस कोर्स को। तो जो भी बच्चे लेना चाहें थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, वो ले सकते हैं। कंप्लीट आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हो जाएंगे साइकोलॉजी में, ज़िंदगी में साइकोलॉजी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी आप नहीं ले रहे हो और पता नहीं कहाँ जा रहे हो, तो फिर क्या बोलूँ मैं आपके लिए।
अगला प्रश्न है, बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा हल के अधिगम सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ नहीं है? कोई पूरे राजस्थान में हल के सिद्धांत को छेड़ने की हिम्मत नहीं करता। और हमने तो आपको हल का सिद्धांत किस तरह से बताया है। आप बोलेंगे साहब कहाँ बताया है? तो हमने अपने ऐप में बताया है, हमने अपनी बुक्स में बताया है, हमने अपनी ऑफलाइन क्लासेस में बताया है, इवन हमने अपने चैनल पे भी बताया है। निम्नलिखित में कौन सा हल के सिद्धांत का निहितार्थ नहीं है? पहला है, अधिगम में पर्याप्त मात्रा में प्रशिक्षण देने और अभ्यास के महत्व को। बिल्कुल, हल सबलीकरण की बात करते हैं प्रशिक्षण और अभ्यास से, ध्यान देना। विद्यार्थियों को तनाव करने के लिए पुरस्कार और दंड के अलावा कुछ और भी है, ये भी हल ने बोला है। चालक प्रणोद तो बहुत बड़ी बात है। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी तो हल के सिद्धांत का नाम ही है। होम्योस्टेसिस आपको बताया ना हमने, समसंतुलन चाहता है शरीर, तनाव को सहन नहीं करता। साइकोफिजिकल टेंशन को दूर करने के लिए अराउजल को रिड्यूस करता है। तो एक हल का एक साइकिल बताया था आपको, याद है? NDAGAR, याद है ना? नीड, ड्राइव, अराउजल, ये हल का ही है। NDAGR, नीड, ड्राइव, अराउजल, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, फिर अचीवमेंट और फिर रिडक्शन इन अराउजल। ये 6 स्टेप बताए थे ना। अब अधिगम में कृत्रिम प्रोत्साहन को धीरे धीरे, ये इसका राइट आंसर होगा। क्यों होगा सुन लेना। हैबिट स्ट्रेंथ और सारी बातें हल कर चुके हैं। हल पुनर्गणन को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। हल मध्यवर्ती चरों की बात भी करते हैं टोलमैन के साथ। लेकिन खास बात सुने कि हल के सिद्धांत में कौन सा एक शामिल नहीं है। तो हल की एक आलोचना है। क्या आलोचना है? कि हल बायोलॉजिकल नीड्स की बात करते हैं, शारीरिक आवश्यकताओं की बात करते हैं, जिसमें भूख प्यास वाली बातें हैं। लेकिन सेकेंडरी नीड्स भी तो होती हैं, होती कि नहीं होती? जैसे कि पैसा, जैसे कि अप्रिसिएशन, जैसे कि प्रशंसा, पुरस्कार, होता है कि नहीं होता? तो प्रशंसा और पैसा भी तो इंपॉर्टेंट होता है। हल ने इसको महत्वपूर्ण नहीं माना। और ये कृत्रिम, आपको पता है, प्राथमिक, हमने आपको कितनी बार बोला, प्राकृतिक हैं, शारीरिक हैं, अनिवार्य हैं, प्रथम हैं, और बाह्य जो होते हैं वो द्वितीय होते हैं, और वो कृत्रिम हैं, वो प्रेरणाएं कृत्रिम हैं, जैसे कि प्रशंसा, जैसे कि पैसा, जैसे कि पुरस्कार, है ना कृत्रिम। तो हल इनको इंपॉर्टेंट नहीं मानते, वो तो बायोलॉजिकल नीड्स को ही मानते हैं। लिहाजा ये इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न था जो हमने आपको बताया है। शायद ही हिंदुस्तान में किसी ने ऐसा बताया होगा। अब तो बताने लग जाएंगे। अगला प्रश्न है, विकास की कौन सी अवस्था का तनाव तूफान? तो किशोरावस्था है। ये साफ प्रिंट नहीं हुआ, उससे बच्चे से फोटो भेजी नहीं उसने साफ, कोई बात नहीं। ये सबको आता है, स्टेनली हॉल का स्टेटमेंट, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, किशोरावस्था की बड़ी बात। अगला प्रश्न, वह परिस्थितियां जिनमें प्रणाली कार्य करती है, प्रोसेस हो जाएगा। तो कार्य करती है तो अदानीय, प्रदानीय, वातावरणीय, प्रक्रिया है, प्रोसेस हो जाएगा। अगला सवाल, शिक्षा मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का शिक्षा क्षेत्र में। बहुत प्यारा सा प्रश्न है। देखो सब में सारे प्रश्न आ रहे हैं। शिक्षा मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में एप्लीकेशन है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या बनाती है इसको? प्राकृतिक विज्ञान बनाती है, या व्यवहारिक विज्ञान बनाती है, या विधेयात्मक विज्ञान बनाती है, या सामाजिक विज्ञान बनाती है? तो ये व्यवहारिक विज्ञान बनाती है, अप्लाइड है शिक्षा मनोविज्ञान। देखो प्राकृतिक विज्ञान, विधेयात्मक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान भी होता है, ये दोनों तो होता ही नहीं है, नियामक होता ही नहीं है, ठीक है। पर ये व्यवहारिक है, अप्लाइड है, तो इसका सही जवाब हो गया व्यवहारिक। अगला, कौन सा अन्वेषण प्रशिक्षण मॉडल के सिंटेक्स, मैंने कितनी बार आपको ये वर्ड्स, इंग्लिश कमाल करती है ना, बोले करती कि नहीं करती? करती है। सिंटेक्स फोकस, सिंटेक्स सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम, बताया ना, सिंटेक्स प्रस्तुतिकरण है। तो कौन सा इंक्वायरी मॉडल में सिंटेक्स से संबंधित नहीं है? बहुत ही टिपिकल सा प्रश्न दे दिया, इस पर बहुत बढ़िया प्रश्न देना चाहिए था इनको, पर दिया टिपिकल, पर हमको तो करना पड़ेगा। पहला है अन्वेषण की प्रक्रियाओं को स्पष्ट करना, यानी जब टीचर क्लास में बच्चों को बता दे कि इस तरह से पूछताछ करनी है। दूसरा, बच्चों में इंटरेक्शन को प्रोत्साहन देना, बिल्कुल देता है। तीसरा, प्रतिकूल घटना को प्रस्तुत करता है। चौथा, समस्या परिस्थिति की घटना का सत्यापन। तो वेरिफिकेशन, तो आपको पता है मैंने 5 स्टेप बताए सिंटेक्स के, ओरिएंटेशन, वेरिफिकेशन, एक्सपेरिमेंटेशन। इसमें वेरिफिकेशन और एक्सपेरिमेंटेशन दोनों ऐसे चरण हैं जिनमें डेटा कलेक्शन होता है, आंकड़ों का संग्रह होता है। 4 नंबर पे फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन यानी निष्कर्ष निकालना, समस्या का समाधान करना, कारण जानना। 5 नंबर पे एनालिसिस, और 6 नंबर पे फिर इवेल्युएशन। तो ये हमने 5, माफ करें इवेल्युएशन इसमें है ही नहीं, 5 स्टेप हैं, ठीक है। क्या क्या 5 स्टेप हैं? ओरिएंटेशन, वेरिफिकेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, फॉर्मुलेशन, देख लेना मेरा पुराना वीडियो, और फिर एनालिसिस। तो ध्यान रखना, यहाँ पे वेरिफिकेशन तो होगा ही होगा 100%। और अब यहाँ अंत्यक्रिया 100% होगी। अंत्यक्रिया को प्रोत्साहन देता है क्योंकि बच्चे सवाल पूछते हैं, शिक्षक जवाब देता है, लेकिन आपस में वो डिस्कस भी करते हैं ना। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, गुप्ता जी छुट्टियों में गए थे, घर में क्या हुआ था, तूफान आया था, रोशनदान के सामने वो तस्वीर थी, वो गिर गई थी, वो टूट गई थी, देख लेना पुराना वीडियो। अब 2 बातें बचती हैं, एक तो अन्वेषण प्रक्रिया को स्पष्ट करना, एक प्रतिकूल घटना को प्रस्तुत करना। तो देखो कहीं ना कहीं चीज़ें होती तो हैं, लेकिन अगर
एग्जामिनर ने किस तरह से पेपर बनाया है। अगर एग्जामिनर ने इस तरह से पेपर बनाया है कि प्रतिकूल घटना, आपको पता है एग्जाम्पल्स और नॉन एग्जाम्पल्स, येस और नो लेबल्स, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट में हमने आपको बताए थे, उदाहरण गैर उदाहरण बताए थे ना। तो वो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट वाली बात को यहाँ पे उसने लिया है हाईलाइट करने के लिए, तो उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। प्रतिकूल घटना को प्रस्तुत नहीं करते हम, तो वो घटना हुई उसी को प्रस्तुत करते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, इसलिए अगर उस तरीके से उसने पेपर बनाया तो अन्वेषण, हालांकि अन्वेषण की प्रक्रिया को स्पष्ट किया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर अन्वेषण की प्रक्रिया को सिंटेक्स के बजाय पहले भी वो प्रेजेंट कर सकता है, तो फिर एक के साथ बोर्ड जा सकता है। पर मैं तीसरी के साथ ही यहाँ पे जाऊंगा, क्योंकि मेरे को लगता है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट वाली इस बात को उन्होंने इसमें जोड़ा है। तो पहला, दूसरा, चौथा सही है, तीसरा राइट आंसर है। 1% चांस है कि बोर्ड उस तरीके से सोचे, पेपर बनाने वाला उस तरीके से सोचे, बोर्ड ने बनाया कि किसने बनाया आपका ये, तो वो एक के साथ भी जा सकता है। ओके, नेक्स्ट। शैक्षिक तकनीक की क्रियात्मक परिभाषा के अनुसार, क्रियात्मक है तो साहब व्यवहार है ये, ठीक है, पर व्यवहार में सिद्धांत भी होगा, इसलिए शैक्षिक सिद्धांत और व्यवहार दोनों आएंगे इसमें। अगला प्रश्न, नहीं समझे आप? शैक्षिक तकनीक की क्रियात्मक परिभाषा के अनुसार ये क्या शाखा है? केवल शैक्षिक सिद्धांत की, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, नए शैक्षिक नए व्यवहार, ये नहीं हो सकता। व्यवहार सही है, पर केवल व्यवहार के बजाय शैक्षिक सिद्धांत और व्यवहार दोनों करेंगे हम। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, इसको मैं छोड़ूंगा, पॉलिटिकल साइंस का है, बताऊंगा आपको इसको बाद में। कौन सा निर्मितवाद का सिद्धांत, बहुत बढ़िया सा प्यारा सा प्रश्न है, कौन सा निर्मितवाद का सिद्धांत या मान्यता नहीं है? कंस्ट्रक्टिविज्म हम आपको कितनी बार बता चुके हैं, ज्ञान को निर्मित किया जाता है, नए की जन्मजात होता है, बिल्कुल है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, बिल्कुल है, पार्टिसिपेशन होता है। तीसरा, अधिगम करता है खाली बर्तन, याद आया जॉन लॉक, टेबुला रासा। निर्मितवाद तो इसके खिलाफ है साहब। पियाजे ने तो बोला बच्चा अपने ज्ञान का सृजन खुद ही करता है, विश्व को खुद ही समझता है, इंटरेक्शन करता है वो, लेकिन ज्ञान का निर्माण खुद ही करता है। बच्चा खाली बर्तन नहीं होता, क्योंकि पहले कहते थे ना छोटे बच्चे चिंतन नहीं करते, पियाजे ने बोला छोटे बच्चे चिंतन करते हैं और बड़ों से कम नहीं करते, अमाउंट में उतना ही करते हैं, हालांकि उनके चिंतन का टाइप अलग है, काइंड अलग है, प्रकार अलग है। तो खाली बर्तन कभी नहीं, टेबुलर आशा के खिलाफ है निर्मितवाद। और अधिगम केवल मस्तिष्क में होता है, बिल्कुल, ज्ञान का निर्माण मस्तिष्क में होता है, बाहर ज्ञान का निर्माण नहीं होता। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था ना, उस पेपर में आया था अभी कि सब शिक्षक हस्तांतरित करता है, तो वो कभी नहीं होता, ठीक है ना, हस्तांतरण का काम नहीं करेगा शिक्षक, ज्ञान का निर्माण बच्चे के मस्तिष्क में होगा और एक्टिव प्रोसेस है और ज्ञान को निर्मित किया जाता है, लेकिन बच्चा ब्लैंक स्लेट कभी नहीं होता, ये निर्मितवाद नहीं मानता। कितना प्यारा सा बढ़िया सा प्रश्न था ना। अगला एक स्टेटमेंट है, किसने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ, हमारी बुक में है सारी चीज़ें, हमारे चैनल पे हैं सारी चीज़ें, हमारे ऐप में हैं सारी चीज़ें, देर ना करें, आप वहाँ पे आ जाएं आपको, और इसको तो सब्सक्राइब कर ही लें आप चैनल को, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब्सक्राइब करेंगे और कम से कम 10-20 लोगों को शेयर भी करेंगे, उम्मीद करता हूँ। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल पर वातावरण के साथ उचित समायोजन की योग्यता, ये बोला था लेंडेल ने। किसने बोला? लेंडेल ने। CWBS ध्यान है आपको, 1908 में इनकी एक बुक आई थी, बहुत प्रसिद्ध बुक है, द माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ, हो सकता है आपको उसके बारे में पूछ लें। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कारक, ओहो कितना प्यारा सा प्रश्न आया है, देखिए आप, कौन सा कारक अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? मैंने अभी आपको बताया ना, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के 6 बिंदु आपको याद रखने हैं। पहला है लर्नर, अधिगम करता, दूसरा है लर्निंग प्रोसेस, अधिगम प्रक्रिया, तीसरा है लर्निंग सिचुएशन, अधिगम परिस्थिति, चौथा है टीचिंग सिचुएशन, शिक्षण परिस्थिति, पांचवा है निष्पादन का मूल्यांकन, और छठा है शिक्षक। तो अधिगम प्रक्रिया में क्या नहीं है? मैंने बताया था आपको, अधिगम प्रक्रिया में प्रत्यक्षीकरण, चिंतन, तर्क, ये सारी चीजें होंगी, मोटिवेशन भी होगा। तो प्रत्यक्षीकरण, तर्क, चिंतन है, संज्ञानात्मक क्षमताएं इसमें है, अभिप्रेरणा इसमें है, लेखन वार्तालाप और विकासात्मक विशेषताएं बताइए, मैंने भी आपको बताया था लेखन वार्तालाप भी है, क्योंकि इन्हीं से संज्ञानात्मक चीजें हो रही है ना, लेकिन विकासात्मक विशेषताएं नहीं है। आप बोलेंगे साहब ये क्या बात हुई, तो याद करें, अभी हमने आपको बताया था, हमारी बुक में पढ़ना आप, यानी विकासात्मक विशेषताएं तो लर्नर में आएंगी, कौन से हेड में आएंगी? अधिगमकर्ता वाले हेड में आएंगी, अधिगम प्रक्रिया में नहीं आएंगी। तो विकासात्मक विशेषताएं इसका राइट आंसर है, तो शायद आपको हिंदुस्तान में कोई कोई ही बताएगा। नेक्स्ट, इनमें कौन सा सहकारी अधिगम का मुख्य तत्व नहीं है? परस्पर निर्भरता तो है, केवल दल नायक के निर्देशों पर निर्भरता कभी नहीं होता, व्यक्तिगत सामूहिक जिम्मेदारी भी है, समूह संसाधन भी है, तो लिहाजा दूसरा राइट आंसर हो जाएगा इसका, केवल लीडर की बात नहीं, बच्चे खुद भी तो करते हैं, क्योंकि आपको पता है सहकारी अधिगम शिक्षक केंद्रित नहीं है बल्कि चाइल्ड सेंटर्ड है। अगला सवाल, बहुत प्यारा सा सवाल, निर्मितवादी शिक्षण परिस्थिति के संदर्भ में कौन सा गलत है? अनुदेशन, देखो देखो मेरे क्लू आप लोगे तो कितने % सही कर सकते हो। कौन सा गलत है? अनुदेशन रणनीति में अन्वेषण गतिविधियां सम्मिलित होती हैं, बिल्कुल होती हैं साहब, अन्वेषण तो अच्छी बात है।
अनुदेशन रणनीति में तथ्य और सूचनाएं, मैं आपको बोलता हूं जहां भी तथ्य सूचनाएं आए उसको आंख बंद करके गलत कर देना। पाठ्य पुस्तक अधिगम आंख बंद करके गलत कर देना, शिक्षक केंद्रित आंख बंद करके, व्याख्यान आंख बंद करके गलत कर देना, और अनुशासन आंख बंद करके गलत कर देना। निर्मितवाद तो कहता है अन्वेषण गतिविधियां ओके, समस्या समाधान ओके, साथियों से डिस्कशन ओके, तथ्यों एवं सूचनाएं खराब बात है, जो इसका आंसर है। ये पूरा हो गया साहब। अब चलते हैं अगले पेपर पे, और वो अगला पेपर अपना है, अगला पेपर अपना है कौन सा कर लिया हमने, बायोलॉजी का आएगा शायद। अभी फिजिक्स का हो ही गया था, ये आ गया था, यस बायोलॉजी स्कूल लेक्चर। बायोलॉजी में कहाँ से शुरू होगा, 5, 7, 17। चलिए 5वें प्रश्न पे चलते हैं सीधे ही, और वो है निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन का प्रकार जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तीसरी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में क्या है। आपको कितनी बार हम बता चुके हैं, इंट्यूटिव थिंकिंग अंतःप्रज्ञा, ये तो प्री ऑपरेशनल में है, डिडक्टिव फॉर्मल ऑपरेशनल में है, सेंसरी मोटर अलग, इंडक्टिव थॉट होगा, इसमें आगमनात्मक चिंतन होगा। क्या होगा, आगमनात्मक चिंतन सही जवाब होगा। छठा प्रश्न देखिए, कौन सा द्वितीयक अपना नहीं है, ये तो अच्छा इनका है, बता सकते हैं साइंस वाले बच्चे, अपेंडिक्स होगा कि लीवर होगा कि किडनी होगा, लंग्स होगा। तो कौन से नंबर का सवाल था, 5 के बाद 7 नंबर आ गया ना, 7 नंबर तो है, ओके। 7 नंबर देखिए, कौन सा सहकारी अधिगम की आधारभूत मान्यता नहीं है। पहला ऑप्शन है यह है शिक्षण अधिगम को प्रयोज्य तथा अध्यापक केंद्रित, बिल्कुल नहीं है, अध्यापक केंद्रित तो होता ही नहीं है, तो पहला ही आंसर हो जाएगा साहब इसमें। क्या आंसर हो जाएगा, अध्यापक केंद्रित नहीं है साहब, ये तो छात्र केंद्रित है। बाकी बातें आप आराम से देख लेना, घर पे मिलेंगी सहकारी अधिगम में। 7 के बाद अगला सवाल था 17 का, 17 पे चलिए, ओके। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रक्षेपी साधन, मैंने लास्ट में वीडियो डाला था, पता है ना आपको, एडगर डेल की बातें करी थी। तो बुलेटिन बोर्ड प्रक्षेपी नहीं होता, फिल्म पट्टियां प्रक्षेपी होती हैं, पोस्टर प्रक्षेपी नहीं होता, चार्ट प्रक्षेपी नहीं होता, चार्ट और मॉडल, चार्ट और चित्र प्रक्षेपी नहीं है, तो फिल्म पट्टियां प्रक्षेपी होंगी। ये तीनों तो अप्रक्षेपी हैं। एडगर डेल का कोण ऑफ एक्सपीरियंस याद है ना आपको, मेनली 4 कैटेगरी बांटी थी, कुल मिला के 11 स्टेप्स बताए थे। 4 में सबसे पहले अमूर्त शब्द है, 2 नंबर पे अप्रक्षेपी सामग्री नॉन प्रोजेक्टेड है, जिसमें आपके चार्ट चित्र मॉडल होते हैं। 3 नंबर पे प्रक्षेपी है, जिसमें फिल्म स्लाइड फिल्म वगैरह होती है, प्रोजेक्टर और सारी चीज़ें होती हैं, और आपका डायस्कोप एपिडायस्कोप सब होता है। और 4 नंबर पे प्रत्यक्ष अनुभव है, शैक्षिक भ्रमण है, सिनेमा है, भूमिका आपका एक्सपेरिमेंट है, प्रयोग है, भूमिका निर्वाह है। तो एडगर डेल का कोण ऑफ एक्सपीरियंस फर्स्ट ग्रेड में फेवरेट है, जरूर पूछा जाता है। ओके 17 के बाद फिर अगला प्रश्न आएगा अपना 19-20। तो 19 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। वंशानुक्रम वातावरण आता है, व्यक्तिगत विभिन्नता आती है, पारेंद्रिय ज्ञान अधिगम प्रक्रिया आती है, तीसरा नहीं आता। तीसरा क्या है, टेलीपैथी। टेलीपैथी आपने नाम सुना, क्या होता है टेलीपैथी का मतलब, थॉट्स के माध्यम से आप बिना बोले बिना लिखे सामने वाले तक मैसेज अपने थॉट्स के द्वारा भेज देंगे। वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप किसी भी कोने में, दोनों के अगर दिल मिलते हैं, दोनों के अगर थॉट्स मिलते हैं, तो आपके मैसेज वहां तक चले जाएंगे। आपको पता है कि लव टेलीपैथी है, लव टेलीपैथी, दूर से आपके विचार और उसके विचार मिलते हैं तो दोनों में लव है, ये लव टेलीपैथी है। दूर, टेली का मतलब दूर, तो इसमें ये नहीं होता शिक्षा मनोविज्ञान में। ये मनोविज्ञान का साइकोलॉजी का टॉपिक है, एजुकेशन साइकोलॉजी का टॉपिक नहीं है, नहीं तो आपके सिलेबस में होता, हम आपको पढ़ाते। बात समझ में आ रही है। बहुत बढ़िया सा प्रश्न, सिर्फ हमारी बुक में है ये, क्यों नहीं लिया आपने मुझे नहीं पता। कोल सैनिक के अनुसार किशोरावस्था की आयु 12 से 15 वर्ष है। कोल सैनिक ने किशोरावस्था 12 से 15 वर्ष बताया है। 15 वर्ष, 15 वर्ष, 15 वर्ष, याद रखना, 12 से 15 वर्ष कोल सैनिक ने बताया है। वैसे 18 वर्ष या 19 वर्ष हम बताते ही हैं। तो हो गया अपना 20 का प्रश्न। 20 के बाद फिर आ गया 57, 62, 57 नंबर पे चलिए सीधे ही, 57 नंबर पे चलेंगे। 57, 57 ये आ गया साहब आपका 57। और 57 पे कौन सा प्रश्न है, कितना प्यारा सा प्रश्न है, फेवरेट है हमारा, डेविड अजुबेल। निम्नलिखित में से कौन सी अशुबेल द्वारा प्रदत्त आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आने वाले अधिगम सिद्धांत का प्रकार नहीं है। आपको पता है अशुबेल ने 4 प्रकार दिए ना, रिसेप्शन लर्निंग, मीनिंगफुल लर्निंग, रोट लर्निंग, एक आपका इन्वेस्टिगेटिंग लर्निंग, अन्वेषण द्वारा सीखना। तो अभिग्रहण सीखना ही बोला है, अर्थपूर्ण सीखना ही बोला है, रटकर सीखना ही बोला है, अन्वेषण द्वारा सीखना बोला है, अवलोकनात्मक अधिगम या ऑब्जर्वेशन लर्निंग तो बेंडूरा का है साहब। 58 का प्रश्न, 58 का उनका है साहब, अपना कौन सा आएगा 57 के बाद में, 62, 84, 89, 62 पे चलिए साहब। 62वां प्रश्न देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्यारा सा प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगर आपने
सिस्टम अप्रोच हमसे पढ़ लिया तो गारंटी है लेक्चरर बन जाओगे, नहीं पढ़ा तो फिर गारंटी नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में सिस्टम अप्रोच के अंतर्गत अनुदेशनात्मक प्रणाली में अधा पक्ष क्या है, हम आपको बता चुके हैं, वापस सुन लो, काम आएगा। अदा में शिक्षक भी है, छात्र भी है, पाठ्यक्रम भी है, और प्रोसेस में क्लास में जो भी शिक्षण विधियाँ, शिक्षण रणनीतियाँ, इवन मूल्यांकन तक की चीज़ें होती हैं वो सारी आती हैं। और प्रदा में ईबीओज आते हैं, जो हमने आपको कल वाले वीडियो में बताया था। आप में से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो आज मेरा ये पहला वीडियो देख रहे हैं, तो पुराने वीडियो जरूर देख लो, पिछले 10 दिन के, कमाल हो जाएगा, सोना मत, देखते रहना। तो अदा में क्या है, शिक्षण व्यू रचनाएं तो साहब प्रोसेस में है, पाठ्य वस्तु मूल्यांकन भी प्रोसेस में है, शिक्षण सामग्री भी प्रोसेस में है। शिक्षण सामग्री को कभी अदा में भी ले सकते हैं, पर यहाँ आंसर हम करेंगे पाठ्य वस्तु साफ साफ अलग से दे रखा है, तो करिकुलम कंटेंट दरअसल अदा में आएगा। कंटेंट किस में आएगा, अदा में, क्योंकि अदा में क्या क्या जाएगा, कंटेंट भी आएगा, स्टूडेंट भी आएगा, टीचर भी आएगा, बिल्डिंग बिल्डिंग सारी चीजें आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट 62 के बाद फिर अगला प्रश्न है अपना 84, 89, 91। 84 पे चलते हैं दोस्तों सीधे ही। 84, 84, 84, 75 है ना, ओके, कहाँ चला गया मैं बायो में। 62 के बाद 84, 75 का प्रश्न आ गया। व्यवहारवाद के प्रवर्तक तो दुनिया जानती है, जॉन ब्रोडस वाटसन। कब दिया था, 1913 में व्यवहारवाद। आप मुझे कोई भी बच्चा दें, याद है ना आपको। उसके बाद हम चलेंगे 84 पे, 84, 84, 84, 84। ओहो, ये ना हो जाए बस, मेरे को इन्हीं का डर लगता है। 84, 84 बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत का स्तर नहीं है। कौन सा पियाजे के नैतिक विकास का स्तर नहीं है। नैतिक यथार्थ था, मोरल रियलिज्म, आपको पता है। ऑटोनोमस या आपकी माफ करें हिट्रोनोमी, हाँ, पहले जो हिट्रोनोमस या 4 से 7 वाले जो स्टेज है उसको पियाजे ने नैतिक यथार्थता, मोरल रियलिज्म बोला है, ठीक है। मोरल कॉन्स्टेंट बोला है, दबाव की नैतिकता बोला है। और अगली को मोरल रिलेटिविज्म बोला है, नैतिक सापेक्षता बोला है। तो ये दोनों तो हैं। अब यहाँ पे देखो दो शब्द आए, मोरल इक्विलिटी और मोरल आइडियलिज्म, ये दोनों ही पियाजे ने नहीं दिए हैं, तो इसमें मिलेगा बोनस। लेकिन फिर भी अगर परीक्षा वाला जिद कर ले तो कहीं ना कहीं हिडन चीज़ों को निकाल ले, तो हो सकता है नैतिक समानता को मान ले वो, क्योंकि पियाजे ने कहीं दूसरी जगह नैतिक समानता कोई शब्द कभी बोला था, हालांकि उन्होंने स्टेज के रूप में नैतिक समानता नहीं बोला, ठीक है ना। तो बोनस दिया जाना चाहिए, फिर भी वो नैतिक आदर्शवाद के साथ जा सकता है। 84 के बाद अगला प्रश्न है कौन सा, 89, 91। 89 देखिए, 89 वाला है, निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक संवेगी, कितना बढ़िया सा प्रश्न है, संवेगात्मक बुद्धि से नहीं जुड़े। तो हम जानते हैं सेलोवी और मेयर ने 1990 में प्रतिपादन किया था। डेनियल गोलमैन की बेस्ट सेलिंग बुक थी इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाई कैन इट मैटर मोर देन आईक्यू। पेवलोव साहब ने तो दूसरी चीजों में नोबेल लिया था, तो पेवलोव इसका राइट आंसर हो जाएगा। 89 के बाद फिर अगला आएगा अपना 91। 91 देखिए, 91 बहुत बढ़िया सी बात है, परीक्षा में आपको जरूर पूछा जा सकता है। कौन सा निर्मितवाद का प्रकार नहीं है, संज्ञानात्मक निर्मितवाद या कोग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म, जीन पियाजे ने दिया है, जैप्या, जिनको जानते हैं आप। दूसरा, रेडिकल निर्मितवाद आ जाए तो जॉन ग्लेजरफील्ड, इसी पेपर में बता चुका हूं आपको। सामाजिक निर्मितवाद लेव वाइगोत्स्की, लेकिन पशु निर्मितवाद जैसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि पशु अपने दिमाग में ज्ञान का कंस्ट्रक्शन नहीं करता। 91 के बाद फिर अगला आ जाएगा अपना 119, 130। 119 पे चलते हैं दोस्तों, और मैं वो दोस्तों बोल रहा हूँ 119, कौन जाने दोस्तों बोला तो फिर आपने ज़्यादा शेयर करेंगे आप, मुझे उम्मीद है। 119, 119 पे चलते हैं बच्चों, प्यारे बच्चों। बेवकूफ़ भी हो तुम, बेवकूफ़ इसलिए बोल रहा हूँ कि सब आए थे आप हमारे चैनल पे लाखों में, और फिर वापस आए ही नहीं, और अभी पेपर हो गए तो आपको बाद में होश आएगा, तो बेवकूफ़ी नहीं है कि आपकी, बिल्कुल है। 119 का देखिए, बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, हमने अपनी बुक में भी दिया है। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर सहाय अनुदेशन का प्रकार नहीं है। CAI, स्टूलारो, डेनियल डेविस, पता है ना आपको। CAI कौन सा नहीं है। इंफॉर्मेशनल कंप्यूटर असिस्टेड, इंफॉर्मेशनल CAI बिल्कुल होता है। ट्यूटोरियल बिल्कुल होता है, कंप्यूटर पढ़ाता है। एजुकेशनल गेम्स बिल्कुल होता है। स्टीरियोटाइप कुछ नहीं होता। स्टीरियोटाइप का मतलब समझते हो आप क्या होता है। रूढ़िबद्ध अनुदेशन किसको बोलते हैं जानते हैं आप। पुराने समय से जो चला रहा है, तो पहले कंप्यूटर था ही नहीं, तो रूढ़िबद्ध कैसे होगा, लिहाजा फोर्थ आंसर हो गया। उसके बाद चलते हैं 119 के बाद 130 पे, 130, इसके बाद आखिरी पेपर बचेगा, उसको जरूर देखना आप।
130, उसमें इंग्लिश के वर्ड्स कमाल कर जाएंगे, देखना आप। 130, कितनी महत्वपूर्ण बात। कौन सा शिक्षण प्रतिमान का तत्व नहीं है? फोकस, सिंटेक्स, सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम, क्रिएशन नहीं है, सर्जना नहीं है। अगला प्रश्न, कौन सा लचीला अधिगम नहीं है? बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। मेरे पुराने बच्चे जो कभी उत्कर्ष में थे या कभी मेरे स्टार्टिंग के चैनल में मैंने इम्प्रिंटिंग जैसी एक चीज आपको बताई थी। इम्प्रिंटिंग पे 2 प्रश्न आए इस पेपर में। दरअसल लचीला अधिगम मतलब जो बदलता है, तो हैबिचुएशन क्या होता है? बदलता रहता है। कभी ये ढोल नगाड़ों में भी आपको नींद आ जाती है, आदत बन जाती है ना। ट्रायल एंड एरर बदलता रहता है। क्लासिकल कंडीशनिंग किसी भी चीज़ के साथ अनुबंध बन सकता है, लेकिन इम्प्रिंटिंग नहीं बदलता। आखिर क्या होता है अध्ययन? तो सुने, अध्ययन में ध्यान रखना, अध्ययन 1930 में दिया था। जिन्होंने दिया था उनका नाम अभी आपके सामने आने वाला है अगले प्रश्न में, लॉरेंज। एक्चुअली क्या है अध्ययन? अध्ययन एक ऐसी चीज है जो हम इंसानों में भी पाई जाती है और पशु पक्षियों में पाई जाती है। जब प्राणी जन्म लेता है, न्यू बोर्न होता है ना, तो जन्म लेते ही अगले कुछ वक्त उसके लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं, जिसको सेंसिटिव पीरियड कहते हैं, जिसको क्रिटिकल पीरियड कहते हैं। जैसे भाषा के लिए क्रिटिकल पीरियड प्री ऑपरेशनल अवस्था को माना है ना पियाजे ने, तो वैसे ही क्या होता है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेते ही सबसे पहले उसके सामने कोई, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट आ जाए उसके सामने, दुनिया में जैसे ही आंखें खोली ना, चाहे कोई जानवर हो चाहे कोई पक्षी हो, बतख के बच्चों पे प्रयोग किया था उन्होंने, डक्स पे। तो बच्चे जैसे ही चूजे निकले ना बाहर, निकलते ही उनके सामने उनकी माँ आ जाती है। माँ आती है ना, इसलिए माँ आती है। तो फिर माँ चलती है तो वो गिरते पड़ते उसके पीछे चलते रहते हैं। ये अध्ययन है। तो माँ के साथ उनका अटैचमेंट होता है, वो जिंदगी भर रहता है। आपको पता है, आप चिड़िया को भी पकड़ नहीं सकते, आप आप बहुत से पक्षियों को आपके पास नहीं आते, नहीं आते ना, इवन मोर भी नहीं आता, खरगोश भी नहीं आता, बिल्ली भी नहीं आती, नहीं आती ना। पर आप ऐसा करें अगर, कि जैसे ही बिल्ली के बच्चे ने जन्म लिया, जन्म लेते ही आप उसके सामने पड़ जाएं और फिर वो आपके साथ साथ मूव करेगा और फिर जिंदगी भर आपकी गोद में बैठ के खेलेगा। अगर चिड़िया है, चिड़िया अंडे से बाहर निकली, बाहर निकलते ही आप उसके सामने आ गए ना, अगले 36 घंटे तक, तो वो आपने फिर आप चले तो फिर आपने मूव किया तो आपके साथ अटैचमेंट हो जाएगा उस चिड़िया का। जिंदगी भर आपकी गोद में आपके कंधे पे बैठेगी। आपने देखा ना, बहुत से लोग उनके कंधे पे बैठे रहते हैं पक्षी। आप बड़ी आश्चर्य करते हो कि ऐसा कैसे होता है। ऐसा इसलिए होता है कि सब मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, इम्प्रिंटिंग। तो जिंदगी की शुरुआत जब होती है तो सामने कोई ऑब्जेक्ट मूविंग होता है तो उसके साथ अटैचमेंट विकसित कर लेता है प्राणी, दैट इज अध्ययन। और ये फ्लेक्सिबल नहीं होता। तो कितनी बेहतरीन बात हमने आपको बताई। नेक्स्ट 131 के बाद, फिर 130 के बाद अगला सवाल था 131। 131 तो कर लिया अपन ने, बिल्कुल कर लिया। सर्जना होगी ना। 131 अध्ययन हो गया, इम्प्रिंटिंग हो गया। उसके बाद 33 39, 133 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा किशोरावस्था के दौरान संवेगात्मक विशेषता नहीं है? तो वीर पूजा तो होती है साहब। ऑपोजिट मूड्स, विरोधी मनोदशाएं भी होती हैं। फीलिंग डोमिनेटेड लाइफ, भावना प्रधान होती है कि नहीं किशोरावस्था? बिल्कुल होती है। नार्सिसिज्म बिल्कुल होता है। तो बोनस के साथ जाएगा यह प्रश्न। लेकिन अगर एग्जामिनर जिद करे तो मैं आपको बता दूं, वीर पूजा निश्चित रूप से है, मूड भी है, भावनाएं भी हैं। ये जो नार्सिसिज्म है वो इसको आंसर मान सकता है। क्यों मान सकता है? क्योंकि दरअसल फ्राइड ने बोला है, शिशुअवस्था में खुद से प्रेम करना प्रिमिटिव नार्सिसिज्म है ना। और किशोरावस्था में भी वापस हमने आपको बताया था, होमोसेक्स, हेटरोसेक्स, ऑटो इरोजन नार्सिज्म है, फ्राइड बताते हैं। पर जनरल वे में वो ये कह सकते हैं कि सब शिशुअवस्था और किशोरावस्था की लड़ाई होती है, तो मनोवैज्ञानिक ज्यादातर शिशुअवस्था में नार्सिज्म को मानते हैं। तो हो सकता है वो किशोरावस्था में नार्सिज्म को नहीं माने और ये आंसर हो जाए, नहीं तो फिर बोनस भी मिल सकता है। अगला प्रश्न 133 के बाद अगला प्रश्न है 139, 139, 140, 141। 139 देखिए, 139 है, निम्नलिखित में कौन सी सॉफ्टवेयर तकनीक का प्रकार नहीं है? मैंने आप मेरे वीडियो में बताया था ये रिसेंटली 6-7 दिन पहले, आपने क्यों नहीं देखा? जो इस पेपर को दे के आए हैं उनके लिए पश्चाताप है, लेकिन आप जो आने वाले टाइम में पेपर देंगे उनके लिए गोल्डन चांस है। सॉफ्टवेयर तकनीक का प्रकार नहीं है, बिहेवियरल व्यवहार तकनीक द्वितीय का नाम है। ये सॉफ्टवेयर द्वितीय है, द्वितीय। इसको विधा भी बोलते, माध्यम भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? माध्यम भी नहीं, विधा भी बोलते हैं, माफ करें। माध्यम शैक्षिक तकनीक प्रथम है, ये विधा है। ये कोमल शिल्प उपागम है, ये व्यवहार तकनीक है। ये संरचनावादी उपागम है। इतने नाम इसके हैं। तो व्यवहार तकनीक बोलते हैं इसको, अनुदेशन तकनीक भी बोलते हैं इसको, रिलेटिव एजुकेशनल तकनीक भी बोलते हैं इसको, सिल्वरमैन ने नाम दिया है। सापेक्ष तकनीक बोलते हैं इसको, बोलते हैं ना, अनुदेशन तकनीक बोलते हैं, क्योंकि जो क्लासरूम में हम यूज करते हैं ना स्ट्रेटजीज, मनोविज्ञान के सिद्धांत, वही तो शैक्षिक तकनीक द्वितीय है। कंटेंट्स, विषय वस्तु, अनुदेशन सामग्री, यही तो शैक्षिक तकनीक द्वितीय है। इसको फ्लेक्सिबल भी बोलते हैं, नमनीय भी बोलते हैं, नमनीय उपागम भी बोलते हैं, कोमल शिल्प उपागम भी बोलते हैं। लेकिन शिक्षण तकनीक नहीं है। शिक्षण तकनीक के तो दरअसल 3 भाग हैं। शिक्षण तकनीक प्रथम, शिक्षण तकनीक द्वितीय
और शिक्षण तकनीक तृतीय। मैं आपको फिर बता दूं, शैक्षिक तकनीक प्रथम हार्डवेयर अप्रोच है, द्वितीय सॉफ्टवेयर अप्रोच है और तृतीय सिस्टम अप्रोच है। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान के फाउंडर कौन है, फादर कौन है? थॉर्नडाइक साहब हैं साहब। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 में हुई और शिक्षा मनोविज्ञान को व्यवस्थित रूप मिला 1920 में, और थॉर्नडाइक आरंभिक बिंदु थे, इसलिए वो एजुकेशन साइकोलॉजी के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न 141, बहुत प्यारा सा प्रश्न है, शायद ही किसी ने इसका आंसर आपको सही बताया होगा, हम बताएंगे। कौन सा वृद्धि विकास का सही सिद्धांत नहीं? अभिवृद्धि विकास वंशानुक्रम और वातावरण के गुणज हैं, प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। कितनी बार हम आपको बता चुके हैं, H/E, बोले बताया ना, H/E, H/E तो होता है। प्रकृति गुणा पोषण, नेचर नर्चर डिबेट, याद है। दूसरी बात, अभिवृद्धि विकास सामान्य से विशिष्ट होता है। कितनी बार हमने आपको बताया, ये विशिष्ट से सामान्य नहीं होता बल्कि सामान्य से विशिष्ट है, जनरल टू स्पेसिफिक है ना। उसके बाद दो ऑप्शन है, और एक विकास कंपनसेटरी होता है और एक विकास कोरिलेशन होता है। डेवलपमेंट इज कोरिलेटिव, डेवलपमेंट इज कोरिलेशन। विकास सहसंबंधात्मक होता है, ये बात सही है, क्योंकि विकास के सभी पक्ष आपको याद है, हमने आपको बताया था पीसीएसई, याद है ना, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। विकास के ये आयाम एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं। शारीरिक वृद्धि अच्छी है तो मानसिक भी होगी, तो सहसंबंधात्मक होता है, सामान्य से विशिष्ट होता है, वंशक्रम वातावरण का गुणनफल है। लेकिन विकास क्षतिपूरक कभी नहीं होता। हाँ, केवल ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ कॉम्पनसेटरी हो सकती है, कि साहब एक बार ग्रोथ किसी की कुछ मतलब ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कि साहब खाना नहीं दिया, रिस्ट्रिक्शन किया, तो ग्रोथ उनकी भी वैसे ही बढ़ी। लेकिन विकास क्षतिपूर्वक कभी नहीं होता। इसका मतलब तो ये हो गया कि साहब विकास कुछ कमियां हैं उनको पूरा करने वाला होता है, नहीं, विकास क्षतिपूर्वक नहीं होता। तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर 3, डेवलपमेंट इज कंपनसेटरी। नो, डेवलपमेंट इज नॉट कंपनसेटरी। याद रखना, ये दोनों का परिणाम है, और सामान्य से विशिष्ट होता है, और कोरिलेशनल है। ओके, अगला, इसके बाद अपन चलें कहाँ पे आ गए, 140 का सवाल आ गया ना, उसके बाद हो गया 41 का, आ गया 145, आखिरी सवाल। फिर एक पेपर और बचेगा, जाना नहीं है, और जल्दी से सब्सक्राइब तो कर ही लो आप। मैं जब तक अगला पेपर निकालूं आप सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद फिर आ गया अध्ययन इम्प्रिंटिंग को किसने प्रतिपादित किया? जवाब है कोनराड लोरेंज। क्या नाम है इनका? लोरेंज, याद रखना, 1930 में दिया था। एक बेहतरीन प्रयोग किया था इन्होंने, कि एक मॉडल बनाया था ऐसा बतख के बच्चे के सामने, जैसे बच्चे ने जन्म लिया, बच्चे की माँ को वहाँ से हटा दिया, और उसके सामने वो मूव करने वाला ऑब्जेक्ट वो चलता है। बच्चा जानता नहीं है क्या होता है, वो खिलौना है, तो बच्चा उसके पीछे पीछे चलने लगा। कभी आपने देखा ना, आपके घर में गाय का बछड़ा या बकरी का बच्चा या कुछ और कहीं आसपास आपने देखा हो, तो किटन या जो भी, तो जन्म लेते ही वो क्या करते हैं, थोड़ी देर बाद वो अपनी माँ के साथ साथ चलने लग जाते हैं। तो एक तरीके से ये सर्वाइवल, ज़िंदगी जीने की शुरुआत है साहब। तो अध्ययन बहुत शानदार चीज़ है, कोनराड लोरेंज जिनका नाम है। तो इस तरह से बच्चों, दोस्तों, ये वाला पेपर हो गया, मैं अगला पेपर निकाल रहा हूँ। तब तक आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, आपने नहीं किया है तो, और सबको शेयर भी आपको करना ही करना है। ओके, तो ये अपना पूरा हो गया बायो का, और अब एक और पेपर शायद एग्रीकल्चर का, ये हो गया बायो वाला, हो गया ना, हाँ बायो। अभी ये पेपर आने वाले टाइम में भी मैं आपको सारे सॉल्यूशन दूंगा, चिंता नहीं करें, पर मैं लेट हो जाता हूँ क्योंकि मैं इस मोबाइल से बनाता हूँ, पता है ना आपको, तो कभी तो लाइट नहीं होता, कभी चार्ज नहीं होता, कभी कुछ और होता है, कभी कुछ और होता है। ओके, 11 नंबर पे पहला प्रश्न है, नटखट किस्म। 11 नंबर पे देखिए, 11 नंबर पे पहला प्रश्न, और इसमें बहुत सी शानदार चीज़ें आई हैं। 11 नंबर पे है, प्रदर्शन की 11 नंबर पे प्रदर्शन की निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति का प्रयोग दो तकनीकों की तुलना, दो में कंपैरिजन किसमें होता है? रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, हमारे मंदिर में म्यूजिक शुरू हो गया, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन या मेथड डेमोन्स्ट्रेशन या फील्ड विजिट या मास कम्युनिकेशन। तो ऐसी कोई बात है नहीं, केवल रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन में दो में अंतर होता है, तुलना होती है, ये ध्यान रखना। रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन या परिणाम प्रदर्शन में तुलना करते हैं ना तुलना, वैसे भी होगी। जब बच्चा आया था शुरू में, उसका प्रविष्ट व्यवहार क्या था, और अभी जब वो प्रोडक्ट के रूप में एक्सपेक्टेड बिहेवियर, उसमें क्या परिवर्तन आ गया ना, बीच में प्रोसेस हुआ। तो दोनों में तुलना होती है, और इस रूप में भी तुलना होती है कि क्लास में कितने बच्चों ने कैसे रिजल्ट लिया, तो तुलना होती है ना। तो परिणाम का डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं तो कंपैरिजन होता है, ये कंपैरिजन किसी भी तरह से हो सकता है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है जीनोटाइप, ये वहाँ का जीनोटाइप है, 14 नंबर का। 14 नंबर का प्रश्न देखिए, किसने किशोरावस्था को पहचान निर्माण के लिए विशेष रूप से क्रिटिकल बोला है? क्रिटिकल पीरियड है एडोलसेंस। पहचान तो साहब बात करते हैं ना आइडेंटिटी क्राइसिस की, इरिक्शन, हमने इरिक्शन मॉडल आपको कराया है, याद है ना आपको?
8 स्टेजेस बताई हैं, जीवन विस्तार सिद्धांत है इनका। इरिक्सन की बुक आइडेंटिटी क्राइसिस के नाम से, इरिक्सन की बुक चाइल्डहुड एंड सोसाइटी के नाम से। इरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत दिया, साइको सोशियल डेवलपमेंट दिया। याद रखना, मनोलैंगिक फ्राइड का है, मनोसामाजिक इरिक्सन का है। इंग्लिश में साइकोसेक्सुअल फ्राइड 5 स्टेज, ओरल, एनल, याद है ना, फेलिक, और साइकोसोशल इरिक्सन किशोरावस्था के लिए बोला था ना, भूमिका पहचान बनाम भूमिका भ्रांति। 14 का प्रश्न हो गया। उसके बाद फिर चलते हैं हम आगे, और वो है 20-21 पे चलिए साहब। 20 नंबर का प्रश्न देखिए, लंबाई के अनुसार व्यवस्थित कोशिका के गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स ऑफ ए सेल अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ। तो लेंथ, लोकेशन, स्वरूप आदि के आधार पे इनको व्यवस्थित करना होता है। कैरियोटाइप, कैरियोटाइप इसका सही जवाब होगा, कैरियोटाइप। सबकी व्याख्या नहीं करूंगा, आगे चलिए, कर सकता हूं मैं। 21 का प्रश्न बहुत बढ़िया सा प्रश्न था। देखो, मेरे पुराने वीडियो के उस मॉडल में मैंने आपको 8 स्टेजेस बताई हैं, हमने बुक में, और नया मैंने जो इरिक्सन अभी दिया है उसमें चूंकि ये बात भी आ सकती है, इसलिए इसको हमने दूसरे नाम जो इरिक्सन ने दिया ना, इन्फेंसी, प्री चाइल्डहुड, अर्ली स्कूल, स्कूल एज, अडोलसेंस, प्री अडल्टहुड, मिडिल अडल्टहुड, और लेटर अडल्टहुड। तो ये लेटर अडल्टहुड की बात आई है। आपको पता है 8 स्टेजेस बताई हैं, हम आपको वो स्टेटमेंट बताते हैं, विश्वास और स्वतंत्रता के साथ हमने पहल की, फिर परिश्रम करके पहचान बनाई, तब किसी की घनिष्ठता मिली और जनन संपूर्ण हुआ। तो पहली अवस्था विश्वास बनाम अविश्वास, दूसरी पहल शक्ति बनाम नहीं, विश्वास और स्वतंत्रता, दूसरी स्वतंत्रता बनाम लज्जा, तीसरी पहल शक्ति बनाम दोषिता, ये तीनों वहीं तक आ जाती हैं। फिर चौथी परिश्रम बनाम हीनता, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी, बाल्यावस्था। पांचवी किशोरावस्था वाली पहचान बनाम भूमिका भ्रांति। और फिर पांचवी जो स्टेज है वो 20 वर्ष से शुरू होती है, 19-20 वर्ष से, वो वयस्कावस्था की है। तो एडोलसेंस वाला आप देखिए, एडोलसेंस किशोरावस्था, पहचान बनाम भूमिका भ्रांति, तो ए मिल गया 3 से। उसके बाद में तीनों ये दे दी, अर्ली अडल्ट, मिडिल अडल्ट और लेटर अडल्ट। अर्ली अडल्ट आपका 30 वर्ष तक है, जिसमें शादी वाली हमने आपको बताया था ना, इंटीमेसी होती है, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा तो दुनिया बदल सकता हूं मैं, याद है ना आपको, तो वो इंटीमेसी वाली है। तो ए तो हो गया आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन के साथ, बी हो गया इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन के साथ। फिर मिडिल एज आपको हमने बोला था ना, 30 से 60-65 बच्चों वाली है, जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन। लेटर अडल्टहुड, अहम अहम संपूर्णता बनाम निराशा, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पीयर, याद है आपको। तो इसका मिलान हो जाएगा A3, B1, 3-1, और फिर C4, 3-1-4-3, 3-1-4-3 राइट आंसर हो जाएगा। 3-1-4-3, 3-1-4-3 राइट आंसर। 3-1-4-4-3 कहाँ गया? वापस देखो, अडोलसेंस में ए में आ गया आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन 3, अर्ली अडल्टहुड इंटीमेसी 1, मिडिल अडल्टहुड जनरेटिविटी 4, 3-1-4, और लेटर डिस इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर 2। हाँ, 3-1-4-2 आ गया ना, 3-1-4-2, 3-1-4-2 आ गया। तो 3-1-4-2 देखिए इसमें, 3-1-4-2 दूसरा राइट आंसर है, 3-1-4-2। बात समझ में आई आपको? ओके बच्चों, अगला, उसके बाद अगला सवाल आ गया, 22 नंबर पे पहुंच गए हम। तो 22 का है नहीं, 28 पे आइए, 28, 30, 31, 28, 30, 31, 3 याद रखना, बता तो सकते ही नहीं आप मेरे को। लम्स देने कितनी शानदार बात आई है, पता ना। लम्स देने के अनुसार शिक्षा तकनीक के कौन से उपागम सही हैं? देखो, हम जो इंग्लिश के वर्ड्स बोलते हैं, हार्डवेयर उपागम, सॉफ्टवेयर उपागम, जनरल उपागम नहीं, हार्डवेयर उपागम, सॉफ्टवेयर उपागम, सिस्टम उपागम राइट आंसर। आप में से वो मासूम बच्चा जिसने ऐसे लोगों से पढ़ा है जिनको पता ही नहीं सिस्टम अप्रोच बोलते हैं क्या, प्रणाली उपागम बोलते हैं, तो उसकी हालत क्या होगी आपके सामने सोच सकते हैं। आपको इतना हसीन मौका दे रहे हैं हम एक सीट हासिल करने का। सब्सक्राइब करना, ऐप पे आना, बुक को पढ़ना, कमाल होगा। चलिए, उसके बाद में 28 के बाद अगला प्रश्न है 30 का प्रश्न देखिए, एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि सिलेबस को समझने में सहायता करता है, कोई खास बात नहीं। विद्यार्थी की स्टाइल, आपको पता है हम ये बात बोलते हैं, लर्निंग स्टाइल, स्टाइल समझता है विद्यार्थी की। स्टाइल में क्या होता है, उसके बालों की स्टाइल नहीं है, बल्कि विद्यार्थी में क्या एबिलिटीज़ हैं, क्या मोटिवेशन है, क्या उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्या अच्छी बातें, क्या खराब बात है। तो विद्यार्थी की स्टाइल समझने में मदद करेगा साहब। तुलना नहीं करवाता कभी भी, शारीरिक गुणों की बात ज़्यादा नहीं करता कभी भी। तो 2 नंबर विद्यार्थी की स्टाइल याद रहेगा आपको। हर टीचर की स्टाइल है, वैसे विद्यार्थी की स्टाइल है। ओके, 31 का प्रश्न देखिए, संचार में समूह दृष्टिकोण, ग्रुप अप्रोच। मैं आपको यहाँ पे एक बहुत बढ़िया प्रश्न बताता हूँ, याद रखना। व्यक्तियों की संख्या के आधार पर 4 प्रकार। पहला है सेल्फ कम्युनिकेशन, जिसको बोलते हैं इंट्रापर्सनल, व्यक्ति खुद से ही बात करता है। दूसरा इंटरपर्सनल, मैंने आपको अभी बताया था,
और तीसरा ग्रुप कम्युनिकेशन, चौथा मास कम्युनिकेशन। तो इसमें ग्रुप वाली बात है, तो व्यक्तिगत पत्र किसी एक व्यक्ति के लिए इसलिए ग्रुप नहीं हो सकता, ठीक है ना। फ्लैश कार्ड भी किसी, फ्लैश कार्ड होता है, एक तरफ प्रश्न लिखा रहता है, पीछे उत्तर लिखा रहता है, तो एक एक बच्चे को आप पढ़ाते हो उससे, ये दोनों व्यक्तिगत हैं। अब बच गए दो, एक तो सर्कुलर परिपत्र और एक हो गया फील्ड डेज। याद रखना, परिपत्र क्या होता है, परिपत्र एक ऐसा लेटर होता है जो, जैसे हम लोग, आप जाओगे स्कूल में तो एक सर्कुलर आ गया साहब सरकार का, तो वो असीमित लोगों तक जाता है, अनलिमिटेड, तो ये मास में आ जाता है। लेकिन क्षेत्र दिन क्या होता है, क्षेत्र दिन फील्ड डेज वो होता है जिसमें आपने पता है वायरलेस देखा आपने, वोकी टोकी देखते हो ना कई बार, जैसे सिक्योरिटी में जाते हैं तो सीएम सिक्योरिटी में या प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी, जितने लोग होते हैं सबके पास वो चैनल होता है, उसको उसको वो रेडियो बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, दरअसल एक ग्रुप तक ही सीमित रहता है, उस ग्रुप के सभी व्यक्ति आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं, ठीक है ना। और रेडियो जब बना था तो एफएम और एएम और सब इसी स्टाइल में बने थे, तो फील्ड डेज इसका आंसर होगा, फील्ड डेज। हालांकि सर्कुलर भी कई बार ऐसा होता है कि एक जैसे टीचर्स के लिए जा रहा है तो समूह में शामिल कर सकता है एग्जामिनर चाहे तो, उसकी सोच पे निर्भर है। लेकिन वैसे सर्कुलर के बारे में एक आम कॉन्सेप्ट यही है कि सर्कुलर असीमित लोगों तक जा सकता है, असीमित होते ही मास मीडिया हो जाता है। तो ये फील्ड ट्रिप है, समाचार पत्र, इंटरनेट, ये सब मास मीडिया होते हैं ना। लेकिन फील्ड डेज क्या होता है, एक ग्रुप, फील्ड डेज में पिकनिक पे भी जाते हैं लोग, तो एक ग्रुप ही तो पिकनिक पे जाता है, तो वहाँ आपस में वो कोई कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कोई बात कर सकते हैं, दूसरे ग्रुप को पता नहीं लगता। तो ये क्षेत्र दिन या फील्ड डेज, बहुत बढ़िया सी बात आई है। 31 के बाद अगला प्रश्न है 47 48। 47 देखिए, 47 आपको पता है ना, प्रोग्राम लर्निंग हमारा फेवरेट है, एग्जामिनर का फेवरेट है। हमने जो जो चीज़ें आपको बताई, टीचिंग मॉडल्स फेवरेट है, आईसीटी सिस्टम अप्रोच, शैक्षिक तकनीक प्रथम द्वितीय तृतीय फेवरेट है, कंस्ट्रक्टिविज्म फेवरेट है, बोले हुआ कि नहीं हुआ, स्किनर फेवरेट हुआ, पियाजे फेवरेट हुआ। अभी फ्राइड पे प्रश्न कम आए हैं इसमें, हो सकता है अगले पेपर्स में मिले आपको देखने को। शाखीय अभिक्रम निर्देशन, नॉर्मन एंड क्राउडर, याद है ना आपको। शाखीय आंतरिक है उच्च कक्षाओं के लिए, स्किनर वाला निम्न कक्षाओं के लिए, वो लीनियर है, वो रेखीय है। क्राउडर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एक मैथेटिक थॉमस एस गिलबर्ट आपको पता ही होगा। इसके बाद में 48, संचार का मूल कार्य नहीं है, बेसिक फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन तो देते हैं सब, कमांड भी देते हैं, इन्फ्लुएंस भी होता है, मूल्यांकन नहीं होता मूल में। तो सूचना, आज्ञा, प्रभाव तीनों है, मूल्यांकन नहीं है। अगला प्रश्न 48 के बाद फिर अगला प्रश्न आ जाएगा अपना 56 फिर 67। तो 56 पे चलिए, ये मैंने पहले लिख के रखे हैं कौन कौन से प्रश्न, इसलिए आपका समय खराब नहीं होने, तो एक एक प्रश्न को ढूंढेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो ये लिख के रखा है मैंने कि कौन सा प्रश्न अपने साइकोलॉजी का है। 56 का देखिए, कौन से विकल्प का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में नहीं किया जाता, इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, मोटिवेशन, कास्ट। तो कास्ट और जाति का अध्ययन नहीं किया जाता, बाकी तीनों चीजों का तो होता है। दूसरे में आत्म, सेल्फ कॉन्सेप्ट, आत्म प्रत्यय का अध्ययन किया जाता है, बुद्धि का किया जाता है, रुचि का किया जाता है, प्रेरणा का किया जाता है, लिहाजा ये सही जवाब है। तीसरे में सेल्फ कॉन्सेप्ट, इंटेलिजेंस, जेंडर का भी किया जाता है, तो तीसरा भी राइट है। मोटिवेशन, चौथे में फिजिक, बॉडी स्ट्रक्चर का नहीं किया जाता, तो पहला गलत हो गया बॉडी स्ट्रक्चर के कारण से, चौथा गलत हो गया बॉडी स्ट्रक्चर के कारण से, और कास्ट वाला गलत हो गया पहला, कास्ट के कारण से। बाकी दोनों हैं, तो फिर इसमें जेंडर और सेल्फ कॉन्सेप्ट में जाए तो फिर लिंग वाली बात हो सकता है वो इग्नोर कर दे और दूसरे को सही आंसर मान ले, ठीक है ना। ओके, तो शिक्षा मनोविज्ञान में वैसे जेंडर भी शामिल है, तो दोनों ही ऑप्शन मेरे हिसाब से इसमें राइट है। तो बोनस देता है या दूसरे को राइट मानता है, ये उस पर डिपेंड है, क्योंकि दूसरे में तो एब्सोल्युटली हम पढ़ते हैं, सारी बातें पढ़ते हो ना। आपके प्रश्न भी आए सेल्फ कॉन्सेप्ट पे, बोलिए आया कि नहीं आया, इंटेलिजेंस पे आया कि नहीं आया, इंटरेस्ट पे आया कि नहीं आया, मोटिवेशन पे आया कि नहीं आया, आया ना। सेकंड ग्रेड में कमाल होगा, सेकंड ग्रेड की परीक्षा आप अगर इसमें जो भी आता है रिजल्ट आने से पहले ही हो जाए तो सेकंड ग्रेड में मेरे साथ जुड़ना, मेरे ऐप पे आ जाना, चैनल पे आ जाना, कमाल हो जाएगा। अभी सब्सक्राइब कर लो इसको तुरंत। 56 के बाद में अगला प्रश्न है 67 77, 67 और 77, 10 का फिर गया पर 67, 67, 67 वाले पे चलते हैं। कौन सा कंप्यूटर सहाय अनुदेशन का प्रकार नहीं है, देखो ये हमने अपनी बुक में प्रश्न दिया है, और इसमें क्या है, कंप्यूटर का में कौन सा नहीं होता, इंक्वायरी मोड होता है, प्रैक्टिस ड्रिल प्रैक्टिस मोड होता है, ट्यूटोरियल मोड होता है, गेम मोड भी होता है, ठीक है। तो चारों हैं इसमें, बोनस देना चाहिए। लेकिन अगर वो इस बात पे चला जाए कि साहब पढ़ाने वाली चीज़ कौन सी है, तो गेम पढ़ाने वाली नहीं है, तो हो सकता है वो गेम को आंसर मान ले, ठीक है। वैसे कंप्यूटर में गेम मोड भी है, ट्यूटोरियल मोड भी है, प्रैक्टिस मोड भी है, इंक्वायरी मोड भी है, एक सिमुलेटेड मोड भी है, जिसमें सिमुलेटेड मोड अनुरूपित रूप आपने कभी देखा है, जैसे होता है ना अनुरूपित रूप में, कई बार आपने ऐसी फिल्में देखी हैं जो वास्तविकता का एहसास कराती हैं, है ना। तो वास्तविकता का ऐसा आभासी आभासी होता है, वर्चुअल ट्रेनिंग में होता है, जैसे गाड़ी चलाते हैं ना, गाड़ी चलाने से पहले आपको सामने स्क्रीन पे गाड़ी चलवाएंगे,
प्लेन चलवाएंगे, पायलट को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है ना। तो वास्तविक परिस्थितियों जैसी परिस्थितियां पैदा की जाती हैं, वो होता है अनुरूपित रूप, वो होता है सिमुलेटेड मॉडल। और ये CAL की एक महत्वपूर्ण बात है, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की एक CAI की महत्वपूर्ण बात है। पर यहाँ पे चारों ही बातें हैं इसमें, पर खेल को उस लिहाज से वो आंसर मान सकता है कि साहब पढ़ने वाला नहीं है तो वीडियो गेम है, टाइम खराब करता है। अगला प्रश्न है 77 पे चलते हैं। और 77 का सही जवाब है श्रव्य दृश्य सामग्री को वर्गीकृत करने हेतु अनुभव शंकु, हमारा फेवरेट एडगर डेल, कौन ऑफ एक्सपीरियंस। 77 के बाद अगला प्रश्न है 81 92। 81 पे चलिए। बोलो, मैं बता रहा था आपको कल, मैंने जो पुराने वीडियोस देखे आपको याद है ना, पुराने वीडियो का परसों का वीडियो, ये पेपर होने से पहले दिन रात को मैंने बताया था, वीडियो बनाया था ना, स्टडी ऑफ थिंकिंग ब्रूनर की है, ब्रूनर की। जोसेफ जे सक्वाब को जानते हैं ना आप, वैज्ञानिक परीक्षा या जीव विज्ञान। जेरी लुकास हमने आपको बताया था, याद है, मेमोरी मॉडल दिया है जेरी लुकास ने। और हिल्दा ताबा का आगमनात्मक चिंतन मॉडल तो आपको आगे वाले परीक्षा में मिलेगा। 81 के बाद फिर कौन सा रह गया, फिर रह गया 92 93। 92 93 पे चलते हैं बच्चों, दोस्तों शेयर सब्सक्राइब कर रहे होंगे आप, उम्मीद है। 92 93 91 तो इनका है। 92 देखिए, किशोर अधिगमकर्ता के अध्ययन अधिगम के लिए किस प्रकार का संप्रेषण अच्छा रहता है? प्रिंट मटेरियल, कन्वर्सेशन, वन वे कम्युनिकेशन, ऑटो क्राइटेरियन अप्रोच। नहीं, अधिनायक वाला तो एक ही बोलता है खराब है, एक तरफा वन साइडेड अरस्तु का मॉडल लीनियर खराब है। मुद्रित सामग्री भी एक तरफा है। वार्तालाप किशोरों के लिए बातचीत और कन्वर्जेशन बहुत जरूरी है, डिस्कशन बहुत जरूरी है। ये राइट आंसर हो जाएगा 93। कितना बढ़िया प्रश्न दिया। संवेगात्मक बुद्धि का क्षमता मॉडल किसने दिया? तो याद रखना, क्षमता मॉडल दिया है सेलोवी और मेयर ने। एबिलिटी मॉडल, कौन सा मॉडल? एबिलिटी, जिसमें उन्होंने 4 तत्व बताए हैं, ठीक है। गोलमैन ने दिया है मिश्रित मॉडल, मिक्स्ड, जिसमें उन्होंने 5 चीजें बताई हैं जो मैं आपको अभी बता चुका हूं। और पेट्रिडस, याद रखना, केवी पेट्राइडस, इन्होंने दिया है ट्रेट मॉडल। ट्रेट मॉडल या शील गुण या विशेषक मॉडल। इसमें ट्रेट मॉडल में व्यक्ति अपने अंदर की बात करता है, इंट्रापर्सनल है, इसमें बाहर वाली चीजें नहीं है। बाकी गोलमैन मॉडल और सेलोवी मेयर मॉडल में तो बाहर वाली चीजें भी हैं। बात क्लियर हुई? ओके। अगला प्रश्न कहाँ पे पहुंच गए हम? 92 के बाद फिर अगला प्रश्न आएगा अपना 93 के बाद 106 पे। 106, 108, 109। 106 पे दोस्तों, 106। अनुभव के रूप में लोगों के व्यवहार में कोई भी परिवर्तन, एक्सपीरियंस के रूप में परिवर्तन तो साहब लर्निंग होता है। अनुभव के रूप में व्यवहार में कोई भी परिवर्तन सीखना है, सीखना। प्रशिक्षण के साथ भी जा सकता है एग्जामिनर, पर परिभाषा ये सीखने की, गेट्स की परिभाषा याद है ना आपको, एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है सीखना। पर ये जरूरी है स्थायी या कंपेरेटिवली स्थायी या रिलेटिवली परमानेंट होना चाहिए, ठीक है ना, सीखना। अस्थायी परिवर्तन सीखना कभी नहीं होगा, याद रखना। 106 के बाद में 108। लोग चीजों का अनुभव करके और उन अनुभवों पर चिंतन करके दुनिया की अपनी समझ और ज्ञान का निर्माण करते हैं, तो निर्मितवाद है साहब। निर्मितवाद की उत्पत्ति संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से हुई है, तो संज्ञानात्मक सिद्धांत में बात लागू होती है और निर्मितवाद में भी लागू होती है। बात समझ आई आपको? ओके। 109 का, कौन कोऑपरेटिव लर्निंग की एक कमी है? सहयोगात्मक अधिगम की कौन सी एक कमी है? पहला है अच्छा अधिगम एवं सामाजिक कौशल विकसित करने वाले अनुभव, अच्छी बात है ये तो। विद्यार्थियों में सकारात्मक संबंध, अच्छी बात है। एक दूसरे की सहायता करना, अच्छी बात है। केवल कुछ विद्यार्थियों पर ध्यान देना, बहुत आसान सा प्रश्न था, ये गलत बात है। 109 के बाद फिर अगला प्रश्न देखते हैं अपन। 109 के बाद फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। और अगला प्रश्न देखिए, बकरी का नहीं है सब, बकरी का अलग है। अपना था 109 के बाद 113, 14, 21, 30। 113 पे चलते हैं। 113, सीखने का सिद्धांत जो पूरी तरह से देखने योग्य व्यवहार पर निर्भर करता है। सीखने के किस सिद्धांत से जुड़ा है? देखने योग्य, ऑब्जर्वेबल। तो ऑब्जर्वेबल ज्ञानात्मक दिमाग वाला है। देखो एक जैसे निर्मितवाद, रचनावाद है, विकासवाद, ये तीनों कहीं ना कहीं संज्ञानात्मक एस्पेक्ट है। व्यवहारवादी है जो वातावरण की बात करता है, केवल एक ही वातावरण की बात करेगा, बाकी तीनों वातावरण की बात नहीं करते, जेनेटिक्स की बात करते हैं। तो अलग भी यही है, आंसर भी इसका यही है। व्यवहारवाद की 2 बातें हम आपको बता चुके हैं ना, वस्तुनिष्ठ विधियां, प्रेक्षण, अवलोकन दिया व्यवहारवाद ने। और व्यवहारवाद अंतर्दर्शन के स्थान पर दर्शन देता है और व्यवहारवाद वातावरण को महत्वपूर्ण मानता है। तो दोनों बातें इसमें आपको हमने बता दी। 114 का देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा एक बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को प्रतिकूल प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? अब देखो, प्रतिकूल नहीं है इसका मतलब अनुकूल है। क्लू रहेगा, 3 एक जैसी बातें होंगी, जो अलग होगी वो आंसर हो जाएगा। गृह कार्य की अधिकता, अच्छी बात है कि खराब बात है साहब, खराब। फेल होने के डर से टेंशन होती है, वो खराब है। शिक्षकों की ओर से मित्रता की कमी, ये भी खराब है। शिक्षक तो सच्चे मित्र होने चाहिए, ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है। इमोशनल स्टेबिलिटी ऑफ टीचर संवेगात्मक रूप से स्थिर है, बिल्कुल अच्छी बात है ये तो तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा 114 में। 114 के बाद फिर अगला प्रश्न अपना बच गया 21, 30, 42, 46। 121 पे चलते हैं। 121, शिक्षम का अग्रिम संगठक प्रतिमान कौन सा? आप किस तरह से टिप्स पे कर रहे हो इन सब सवालों को? आसूबेल ने दिया है साहब। किसने दिया? आसूबेल ने दिया है। ओके, किसने दिया? आसूबेल ने दिया। उसके बाद में 100 कितना था? 21, 130 पे चलते हैं। 30, 42, 46, 3 प्रश्न हो रहे हैं। 130 सब्सक्राइब करना है चैनल को, जितना शेयर करें शेयर करना है। मेरे को कमेंट भी करना, करके बताना कि कैसा लगा मेरा वीडियो। देखता हूँ मैं, आप जितने बच्चे मेरे को देखते हैं उनके कमेंट्स कितने बच्चों के आते हैं। 130 का चैनल पर बहुत बढ़िया सा प्रश्न था। चैनल पर रखे जाने से पहले संदेश को जिस तरीके से नियंत्रित किया जाता है, द वे इन विच द मैसेज इज हैंडल बिफोर इट प्लेस्ड ऑन द चैनल। याद रखना, टाइमलाइन क्या होती है आपको बताऊं? टाइमलाइन में होता है कि सब क्रोनोलॉजिकल रूप से हम जैसे डे बाय डे घटनाओं को प्रस्तुत करते हैं ना, हिस्ट्री के रूप में, वो होता है टाइमलाइन। डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं किसी को। मैसेज मैपिंग क्या होती है? मैसेज मैपिंग में हम मैसेज को एक उसका एक तरीके से उसका विजुअल और वो बनाते हैं, ग्राफिक प्रेजेंटेशन बनाते हैं। और ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट एक शब्द है, यहाँ प्रतिपादन हिंदी में कुछ भी लिखते हैं कोई मतलब नहीं। ट्रीटमेंट वो शब्द है जिसमें हम मैसेज को फॉरवर्ड करने से पहले देखते हैं कि हमारा ऑडियंस कैसा है, ऑडियंस कौन है, और हम मैसेज का चैनल कौन सा चूज करें कि वो इफेक्टिव हो। ये पहले एक्सरसाइज की जाती है जिसको बोलते हैं ट्रीटमेंट। इसको क्या बोलते हैं? ट्रीटमेंट। इसका सही जवाब। नाबार्ड की स्थापना हमारे भी कॉमर्स रही थी कभी। ओके, 131 के बाद फिर अगला प्रश्न है 142, 142, सेकेंड लास्ट। फिर अगला सॉल्यूशन मैं आपको कल कराऊंगा, ठीक है ना? अब कितने बजे होता है मेरा कल? मैं रास्ते में रहूँगा क्योंकि मैं जयपुर भी जा रहा हूँ, तो जब मेरा रहेगा इजी रहूँगा तभी मैं कराऊंगा, जल्दबाजी नहीं करनी है। 142, 142। आपको मेरे मंदिर के भजन सुन रहे हैं क्या? बताना। 142 में निम्नलिखित में से कौन सा लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत नहीं है? बहुत आसान है, कन्वेंशनल भी है। ओहो, कौन सा सिद्धांत है? एक कन्वेंशनल ही है साहब, बाकी तो कुछ नहीं है, एक कन्वेंशनल है, ठीक है ना? 142 हो गया। उसके बाद आखिरी सवाल प्यारे बच्चों 146 का, और 146 का सवाल देखिए आप। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का नियम है? निकटता का नियम, पूर्ति का नियम, विलोपन का नियम, समानता का नियम तो याद है, हमने आपको बताया था। एक्सटिंक्शन लार निबंध हो गई, विलोपन है। स्किनर ने कहा विलोपन से बचने के लिए वेरिएबल रेशियो शेड्यूल महत्वपूर्ण रहती है। तो तैयारी करते रहें, पुराने वीडियो जरूर देख लें, पिछले 10 दिन में जो डाले हैं वो बहुत काम के हैं। कौन जाने आपको 30 नंबर 40 नंबर दिलवा दें परीक्षा में। पढ़ते रहें, बेस्ट ऑफ लक, कल पेपर दें और जुड़े रहें सॉल्यूशन के लिए भी, चैनल से भी, ऐप से भी, बुक से भी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाली परीक्षा के लिए। थैंक यू, बाय, ओके।